हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। देखो हरीश, अभी फिल्म तो काफी कम आ रही है, पर अगर तुम इसी तरह कम करते रहे तो तुम्हें फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। 3 सॉन्ग अभी तुम्हारे पास रेडी है और हमें 6 सॉन्ग्स चाहिए इसका एल्बम रिलीज करने के लिए। चलो एक काम करते हैं, कल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। रेहान की बात सुनकर हरीश भी फुल जोश में आ जाता है और रेहान को हाँ कहकर बाद में सोने चला जाता है। हरीश के जाने के कुछ देर बाद रेहान भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है और वहां जा आकर सो जाता है। दूसरे दिन जब वह उठता है तो 10 बज चुके होते हैं। मंडे होने के कारण उसके सारे एम्प्लॉयज ऑफिस के लिए निकल चुके होते हैं, या तच पर उसके और मैगी के अलावा और कोई नहीं होता। वह फ्रेश होकर कमरे के बाहर आता है। कमरे से रेहान को जागकर बाहर आता देख मैगी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर उसे कहती है, गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं आपके लिए स्टार मून होटल से नाश्ता मंगवा दूं? रेहान अभी अभी जगा था और वह कुछ टाइम थोड़ा रिफ्रेश फील करना चाहता था, इसीलिए उसने मैगी से कहा, नहीं रदो मैगी, हम वही चलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यात वैसे भी होटल के पास में ही खड़ी होती है। बस थोड़ा चलकर रेहान और मैगी होटल स्टार मून पहुंच जाते हैं। रेहान को होटल में आता हुआ देख होटल का हेड शेफ बाहर उसका वेलकम करने आ जाता है। शेफ मुस्कुराते हुए रेहान को ग्रीटिंग देता है, गुड मॉर्निंग सर, आपके लिए मैं नाश्ते में क्या पेश करूं? इंग्लिश ब्रेकफास्ट, रशियन ब्रेकफास्ट या इंडियन। कार्तिक ने पहले ही कल पार्टी में बहुत हैवी खाना खा लिया था, इसीलिए उसे अब सुबह सुबह कुछ हल्का चाहिए था। इसीलिए उसने शेफ से कहा, कुछ भी सादा बना लो। शेफ ने बिना बहस करे रेहान की बात मान ली और उससे कहा, जी बिल्कुल सर, आपका ब्रेकफास्ट मैं 5 मिनट में तैयार कर देता हूं। मैं खुद अपने हाथों से आपके लिए कुकिंग करूंगा। आज रेहान जब से टाइम होटल के मालिक बने हैं तब से वह कई बार यहां ब्रेकफास्ट करने आते हैं, तो हेड शेफ को रेहान की पसंद नापसंद का पता था और कुछ देर में रेहान का ब्रेकफास्ट भी आ गया। वैसे यहां अभी रेहान और मैगी के सिवाय रेस्टोरेंट पूरा खाली था। जैसे ही रेहान ने अपना ब्रेकफास्ट शॉर्ट किया तभी उसी रेस्टोरेंट में 2 लोग आते हैं। देखने से वो लोग होटल के गेस्ट ही लग रहे थे और वो लोग और कोई नहीं बल्कि लकी और युवराज थे। पूरा होटल खाली था, इसीलिए उन दोनों ने अपने लिए एक जगह देखकर वहां जाकर बैठ गए। युवराज के टेबल पर बैठने के साथ ही लकी युवराज पर लेट उठने के कारण चीड़ सा जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। युवराज ने लकी को शांत करवाते हुए और उसे सफाई देते हुए कहा, अरे जब हम होटल पर पहुंचे तब सुबह के 4 बज रहे थे, तो मुझे 8 घंटों की नींद तो पूरी करनी थी। आखिर मुझे डायरेक्टर अनुराग को भी कॉल करना है। लकी ने डायरेक्टर नवीन को कॉल किया था जब युवराज सो रहा था, पर उन्होंने कॉल उठाया नहीं था। युवराज का ऐसा बर्ताव देख लकी को उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लकी जानता था कि पहले ही युवराज का करियर ऑफ रोड है और अब अगर यह फिल्म जो शायद उसे वापस इस इंडस्ट्री में ला सकती है, यह भी उसकी हरकतों की वजह से उसके हाथ से निकल गई, तो युवराज का पूरा करियर बिगाड़ जाएगा और उसके बाद लकी भी कुछ नहीं कर पाएगा। यह बातें करते ही युवराज की नजर मैगी पर पड़ती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। युवराज ने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। युवराज एक एक्टर था और सिंगल भी था, इसीलिए लड़कियों से फ्लर्ट करना उसे सही लगता था और इसीलिए सिंगल होने की वजह से वह अपनी आंखें मैगी से हटा नहीं पा रहा था। यार युवराज जिस तरह से मैगी को घूर रहा था, उसकी इस हरकत और आदत को लकी भी जानता था और इसीलिए उसे इस तरह किसी लड़की को देखता देखकर लकी को उसके साथ होने से शर्म आ रही थी। मैगी ने भी जब देखा कि युवराज उसको देखे जा रहा है तो वह चीड़ सी जाती है और बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या देखे जा रहे हैं आप? काइंडली माइंड योर ऑन बिजनेस। युवराज मैगी की बात सुनकर, उसकी मीठी आवाज को सुनकर खुद के दिल पर हाथ रखकर कहता है, यार जितनी खूबसूरत ये है उतनी ही अच्छी और मिट्टी इसकी आवाज भी है। और यह कहकर युवराज वही अपने दिल की जगह से दांत जहब पर अपने दोनों हाथ रख लेता है। उसकी हार्ट बीट वास्तव में बहुत तेज हो गई थी। तभी उसने होश में आकर जल्दी से मैगी से कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने आप जैसी लड़की आज तक नहीं देखी है। यह सुनकर लकी को आंखें लगभग बाहर आए को थी, क्योंकि युवराज खुलमखुला इस लड़की को छेड़ रहा था, या आजकल की भाषा में कहे तो फ्लर्ट कर रहा था। लकी ने युवराज को अपने हाथ से मारते हुए कहा, पागल हो क्या तुम? क्या तुम्हें उसके साथ बैठा हुआ आदमी नहीं दिख रहा? युवराज,
लकी की बात को अनसुना करते हुए टेबल से खड़ा होता है और मैगी के टेबल की ओर चला जाता है और खुद ही मैगी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हाय, आई एम युवराज। वैसे मैं आपसे एक बात कहूं, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस एक बात की कमी है, वो हो तुम। वैसे मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं। युवराज ने ले देकर एक फिल्मी डायलॉग मैगी को चिपका दिया था, पर मैगी ने भी उसे अपने नाम की तरह 2 ही मिनट में चलता कर दिया। युवराज के नाम पूछने पर मही ने उसे साफ मना कर दिया और उससे कहा, जी नहीं, आप मेरा नाम नहीं जान सकते, और अगर आपका हो गया हो तो आप यहां से जा सकते हैं। फिर भी युवराज ढेरी की तरह नासमझ बनकर वही खड़ा रहा और मैगी से आगे फ्लर्ट करता रहा और बोला, क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करती हो? क्योंकि तुम्हें देखकर मैं बिलीव करने लगा हूं। युवराज उस टाइम पर इतना खोस आ गया था कि उसने बाजू में रेहान को देखा ही नहीं। युवराज की यह बात सुनकर रेहान की भूख चली जाती है और वह युवराज से कहता है, ओ मिस्टर हेलो, तुम में तमीज है कि नहीं? दिख नहीं रहा, हम यहां खाना खा रहे हैं। यह सुनते ही युवराज पहली बार रेहान को देखता है। वह रेहान को ऊपर से नीचे एक बार देखता है। रेहान हैंडसम तो था ही, पर उसको रेहान पसंद नहीं आ रहा था। युवराज मैगी से पूछता है, कौन है? यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अब रेहान की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने थोड़ा अपनी टोन को हैवी करते हुए युवराज से कहा, नॉनसेंस, अंधे हो क्या? बेमतलब यहां मेरी बीवी से बदतमीजी कर रहे हो? चले जाओ यहां से, वरना मार खाकर जाओगे। इतना कहते ही रेहान मैगी का हाथ पकड़कर उसे गले लगा लेता है। यह सुनकर मैगी थोड़ी शर्मा जाती है, पर वह बिना कुछ बोले रेहान को गले लगा लेती है और युवराज यह सुनकर चौंक सा जाता है। उसका दिल टूट जाता है यह सुनकर कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके हाथ नहीं आने वाली। यह देख ले कि वह आ जाता है और वह वैसाए जाकर वह युवराज की ओर से माफी मांगता है। युवराज भी कहता है, सॉरी, मैं नहीं जानता था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड होगा। रेहान आज पहली बार मैगी को गले लगा रहा था और मन ही मन वह खुश हो रहा था और इसी के साथ वह मैगी को बोलता है कि चलो हम यहां से चलते हैं। लकी ने जब उन लोगों को जाते हुए देखा, पर युवराज अभी भी मैगी को जाते हुए देख रहा था। उसने युवराज के सर पर मार के बोला, क्या देख रहे हो? वो लोग चले गए। अरे युवराज, तुम समझ नहीं रहे हो। क्या लग रही थी वो? मतलब मैं पागल हो गया हूं उसको को देखकर। क्या यार, उसका उसके ब्रेकअप हो जाए तो मेरा चांस आ सकता है। अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, हमें आज बहुत काम करना है। लकी की बात सुनकर युवराज बैठ तो जाता है, पर उसके दिमाग से मैगी जा ही नहीं रही थी। और इतने में ही लकी के फोन पर एक कॉल आता है और उसके फ्लैश स्क्रीन पर नाम दिखता है, नवीन कक्कड़। शक क्या युवराज को इस हरकत के बाद रेहान की वह फिल्म मिलेगी जिसे करने वा मैन स्पोर्ट्स इतनी दूर आया है। कयू की रेहान और युवराज दोनों हैं, अभी एक दूसरे को नहीं जानते। तो क्या होगा आगे? स्टार मून एंटरटेनमेंट पर पहुंचने के बाद रेहान भूल गया कि सुबह रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। रेहान जब भी मैगी के साथ जाता था तो ऐसा कई बार होता था जो रेहान दिमाग पर नहीं लेता था। ऑफिस आने के बाद वह श्रद्धा और उसके साथ की 3 लड़कियों को उसकी केबिन में बुलाता है और सॉन्ग सुनाता है जो हरीश ने मूवी के लिए लिखा हुआ है। श्रद्धा बड़ी ही एक्साइटेड होकर बोलती है, क्या हम इसे सही में रिलीज करने वाले हैं? श्रद्धा हमेशा से एक मशहूर सिंगर बनना चाहती थी और अभी रेहान की कंपनी के साथ जुड़कर उससे अपना सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है, जो पहले उसके लिए नामुमकिन सा था। श्रद्धा को एक एक्साइटमेंट देखकर रेहान ने स्माइल करते हुए उससे कहा, हाँ, अभी मूवी का प्री प्रोडक्शन चल रहा है, पर मैं चाहता हूं तुम लोग सॉन्ग्स पर काम करना स्टार्ट कर दो। मैंने मिस्टर हरीश के लिखे हुए 3 सॉन्ग्स तो पढ़े हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि हम एल्बम पहले रिलीज कर देंगे। तीनों सिंगर्स ने खुश होते हुए कहा, ग्रेट। उन लोगों की एक्साइटमेंट देखकर रेहान ने उनसे सीरियस होते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर सॉन्ग्स रेडी हो तो हम अभी उसको लॉन्च कर सकता है। यह सुनकर तीनों और ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि श्रद्धा तो इस दिन का बरसों से इंतजार कर रही थी और रेहान के कंफर्म करने के बाद तो तीनों खुशी से नाच उठी, क्योंकि उनके काम की कदर इंडस्ट्री में इतनी नहीं थी जिसकी वजह से वह लोग अभी तक उनके सॉन्ग्स इंटरनेट पर लॉन्च नहीं कर पाए। उन लोगों की एक्साइटमेंट देखकर रेहान ने भी उन्हें काम शुरू करने के लिए कह दिया, ठीक है, एल्बम का काम जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। अब आप लोग जाइए और मिस्टर हरीश के साथ कांटेक्ट में रहना। आखिर यह एक नया सॉन्ग था और वह 4 सिंगर्स थे, तो उनको प्रॉपर प्रैक्टिस भी करनी थी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने के लिए। तभी डायरेक्टर नवीन कश्यप रेहान के केबिन में आते हैं और बोलते हैं, रेहान, हमें अभी भी मेल लीड को कास्ट करना बाकी है।
तुम्हारे नजर में कोई है? रेहान ने थोड़ा सोचते हुए कहा। मेल लीड? मेरी नजर में तो कोई नहीं है, क्योंकि रेहान ने अभी अभी ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की है, तो उसका सर्कल अभी इतना बड़ा नहीं है। रेहान के पास कोई लीड एक्टर ना देखकर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने रेहान से कहा, अगर ऐसा है तो मेरे नजर में एक है। अनुराग की बात सुनकर रेहान ने सिर्फ एक कूल एक्सप्रेशन दे दिया हो। नवीन ने अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए कहा, आज सुबह युवराज के मैनेजर ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा कि यह मूवी में मेल लीड करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। रेहान ने हैरान होकर उस नाम को दोहराया जिसे अभी अभी अनुराग ने लिया था, युवराज। क्योंकि रेहान का सर्कल इतना बड़ा नहीं था तो रेहान को नहीं पता था कि युवराज कौन है। नवीन ने उसे युवराज के बारे में बताते हुए कहा, वह एक ही लिस्ट स्टार था, पर अभी यह नए यंग एक्टर्स के आने के कारण अभी उसको फिल्म में काम मिल रही है। रेहान थोड़ा सरप्राइज था यह जानकर कि उसकी मूवी में एलिस्ट स्टार्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि उसने सोचा कि क्योंकि वह एक एलिस्ट स्टार रह चुका है तो उस पर ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। रेहान ने भी युवराज में इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, एक बार उससे बात कर लेते हैं। नवीन ने रेहान की हां मिलते ही तुरंत रेहान से कहा, मैं उसे आज ही आपकी ऑफिस में बुला लेता हूं। रेहान ने कहा। शोर लकी और युवराज स्टार मून होटल से टैक्सी लेते हैं स्टार मून एंटरटेनमेंट पहुंचने के लिए। मरीन ड्राइव से जाते हुए लकी टैक्सी में युवराज को समझाता है, युवराज, अगर तुम ये मूवी लेना चाहते हो तो अपनी सीरियसनेस वहां दिखाना। तुम्हें काफी टाइम के बाद एक बड़ा ब्रेक मिलने जा रहा है, और प्लीज अपनी ये हरकतें वहां मत करना। युवराज ने अभी भी बिंदास लहजे में कहा, डोंट वरी, तुम मेरे टैलेंट पर भरोसा रखो। हाँ, लकी जानता था कि युवराज भले ही कैसा भी हो, पर एक्टिंग के मामले में वह बड़ा सीरियस हो जाता है। लकी ने आगे युवराज से कहा, देखो डायरेक्टर नवीन तो तुमसे आज बात करके इंप्रेस ही थे। अब तुम्हें भी वो लीड रोल देते हैं या सपोर्टिंग, वो उनके ऊपर डिपेंड है। वैसे तो डायरेक्टर नवीन ने कहा था कि इन्वेस्टर का बैकग्राउंड काफी अच्छा है, वह बाद में तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। सो ऑल द बेस्ट। युवराज को इतनी टेंशन नहीं हो रही थी उतनी लकी को हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी ही इंडस्ट्री ज्वाइन की है और वह पहली बार किसी एक्टर को प्रोड्यूसर से मिलवाने ले जा रहा है। इसका जिम्मेदार सिर्फ युवराज था, क्योंकि उसने बिना कुछ सोच समझे काफी सारी स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट कर दी थी, जिसकी वजह से अब उसे कोई भी फिल्म नहीं मिल रही थी। पूरे रास्ते लकी युवराज को समझा ही जा रहा था, जो युवराज सुन तो रहा था, पर उसका दिल और दिमाग पर अभी भी मैगी ही छाई हुई थी। युवराज का कहना था कि 15 साल के उसके एक्टिंग करे में उसने काफी खूबसूरत लड़कियां देखी होंगी, पर कोई भी मैगी जितनी खुद खूबसूरत नहीं थी। मैगी में कुछ अलग ही बात थी। मैगी के बारे में सोचते सोचते कब टैक्सी क्लाउड हेवन मैशन पहुंच जाती है, वह युवराज को पता ही नहीं चलता। वह लोग लॉबी में एंटर होते हैं और लकी नवीन को कॉल करता है। नवीन ने फोन उठाया ही था, तभी लकी ने उससे कहा, जी अनुराग, हम यहां नीचे लॉबी में आपका वेट कर रहे हैं। नवीन ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, ओह, काफी जल्दी आ गए। आप मुंबई के ट्रैफिक ने अच्छा है, आपको परेशान नहीं किया। आप 20 सेकंड फ्लो पर आ जाए, इन्वेस्ट अभी आ चुके हैं। लकी ने फोन रखकर एक लंबी सा ली और वो दोनों एलिवेटर के अंदर जाते हैं। लकी को यहां डर लग रहा था कि युवराज इंटरव्यू ट्रैक कर ले, वरना इन्वेस्टर्स युवराज पर बिगड़ भी सकते हैं। उनका कीमती वक्त जाया करने की वजह से, और युवराज मैगी के बारे में सोच रहा था। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और युवराज और लकी दोनों के सामने एक आलीशान सा रिसेप्शन टेबल है। आसपास काफी सारी मॉडल्स और टैलेंटेड लोगों के पोस्टर्स लगा रखे हैं। रिसेप्शन टेबल के जस्ट ऊपर एक बड़ा सा टीवी लगा रखा है, जिसकी हाइट देखते ही लकी सिनेमा का पर्दा याद आ जाता है। उस टीवी में स्टार मून एंटरटेनमेंट का लोग लूप में प्ले हो रहा है। 2 मिनट के लिए वह थर्लट दोनों का मुंह सीधे खुला का खुला रह जाता है। तभी वह बैठी रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है कि उन्हें किससे मिलना है, जिसके बाद वह युवराज और लकी को एक बड़े से मीटिंग रूम में वेट करने को बोलती है। जी आप यहां वेट कीजिए सर, बस थोड़ी देर में आते होंगे। वह यह कहकर वह से चली जाती है। यह मीटिंग रूम के ट्रांसपेरेंट ग्लास से पूरा स्टार मून एंटरटेनमेंट का ऑफिस दिखता है। वहां पर वह लोगों को काम करते देख कुछ सोचने लगता है। लकी के मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम भी मैंने पहली बार सुनना है। स्टाफ भी इतना है नहीं, और यह कंपनी 200 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है फिल्म में। तभी युवराज फिर से फ्रैंक होकर कहता है,
इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या चीज है? हो सकता है चेयरमैन बड़ी राइस फैमिली से बिलोंग्स करता हो। लकी कहता है, ड्रीम एंजल कंपनी है ना, जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट करती है, उसी की यह सिस्टर कंपनी है। मुझे नहीं पता था कि वह एक नई कमर को इतना बड़ा मौका देगी। यह सुनकर युवराज लकी से बोला, तो मुझे लगता है यह मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक होने वाला है। और इतना बोलते ही वह आही अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। युवराज के एकदम से खड़े हो जाने की वजह से लकी उससे पूछता है, क्या हुआ? लकी उसको देखने लगता है और उसी टाइम उसकी नजर बाहर काम कर रही मैगी पर पड़ती है। क्या यह वही लड़की है जो आज सुबह हमें रेस्टोरेंट में मिली थी? यह यहां काम करती है, लकी से बोले। बिना रहा नहीं गया, बिना कुछ बोले युवराज खड़ा होकर मीटिंग रूम के बाहर चला जाता है और मैगी का पीछा करने लगता है और पीछे से जाकर मैगी से कहा, हेलो, अजीब इत्तेफाक है। इतना सुनकर मैगी पीछे मुड़कर देखती हैं और हैरान होकर बोलती हैं, तुम यहां? मैगी भी युवराज को ऑफिस में देखकर चौंक सी जाती है। उसे नहीं पता था कि युवराज उसे यहां उसकी ऑफिस में वापस से मिलेगा। उसकी आंखों में गुस्सा था, जिससे वह युवराज को अपने रास्ते से हट जाने का इशारा कर रही थी, जो उसका रास्ता रोककर खड़ा था। युवराज थोड़ा सा सहम सा जाता है। उसने नहीं सोचा था कि मैगी की इतनी प्यारी आंखों में इतना गुस्सा भी हो सकता है। युवराज मैगी से बात करते हुए कहता है, मुझे लगा तुम मुझे देखकर खुश हो जाओगी। तभी पीछे से रेहान आकर बोलता है मैगी, और तभी रेहान की नजर युवराज पर पड़ती है और वो हैरान होकर बोलता है, ओह, तुम यहां क्या कर रहे हो? रेहान के साथ डायरेक्टर नवीन कश्यप भी थे। रेहान युवराज को अपनी ऑफिस में देखकर थोड़ा चीड़ सा जाता है। युवराज को अभी तक नहीं पता था कि रेहान ही इस फिल्म का इन्वेस्टर है और उसने एकदम फ्रैंक होकर उसी से सवाल कर लिया, मुझे भी तुमसे यही पूछना है। ब्रो, तुम यहां क्या कर रहे हो? अनुराग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? युवराज, ये रेहान है, हमारे मूवी के इन्वेस्टर। ये टाइम एंटरटेनमेंट के मालिक भी है। लकी लेट्स सिट डाउन एंड हैव वर्ड्स, इन्वेस्टर स्टार मून के मालिक। युवराज के होश और हवस खो जाते हैं। वह रेहान को एक साधारण सा इंसान मान रहा था, पर वह तो इतनी बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक निकला। और वह सिर्फ मालिक ही नहीं था, वह 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा था। इस मूवी में जब वह सब मीटिंग रूम में बैठे तो लकी और युवराज काफी शर्मिंदा थे कि जिसकी वाइफ के साथ आज सुबह युवराज हिट कर रहा था, वह इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ है। लकी के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अगर रेहान को पता चला कि युवराज अभी क्या कर रहा था, वापस से तो राज में लीक की अपॉर्चुनिटी खो सकता है। रेहान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं नहीं जानता था आप लोगों से इतने जल्दी वापस से मुलाकात हो जाएगी। लकी रेहान के हाव भाव देखे जा रहा था कि रेहान की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, पर रेहान को इतने जल्दी पढ़ पाना नामुमकिन था। लकी के बहुत ट्राई करने के बावजूद वह नहीं समझ पा रहा था। लकी को रेहान से थोड़ा डर लग रहा था। उसने युवराज को टेबल के नीचे पैर मारकर इशारा किया, रेहाना को। सॉरी बोलने का युवराज अभी भी शौक में था। अगर उसको पता होता कि वह जिस लड़की के पीछे आज सुबह से पड़ा है वो और कोई नहीं, इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ है, तो वो मैगी से 10 कोस दूर रहता। अचानक से लकी की लात पड़ने से वह लकी के सामने देखता है और समझ जाता है कि लकी उससे क्या कहना चाहते हैं। वह खड़े होकर रेहान से माफी मांगता है। यह देख नवीन थोड़े चौंक से जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि यह क्या चल रहा है। युवराज, यह सब क्या है? नवीन रेहान युवराज के सामने देखता है। 18 डिग्री के एक रूम में भी युवराज को पसीना आ रहा था। लकी को घुटन सी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद रेहान मुस्कुराकर कहता है, कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। लकी और इज़्दाबास। युवराज, छन की सांस लेते हैं रेहान। मैंने तुम्हारे बारे में डायरेक्टर नवीन जी से जाना। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी सिचुएशन, और तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है तुम परफेक्ट हो इस रोल के लिए। आखिर युवराज एक जमाने में ए लिस्ट एक्टर रह चुके हैं, पर उनकी एक्टिंग स्किल्स और इमेज में लीड के लिए ठीक नहीं है। पर युवराज को ऑन बोर्ड लेना गलत भी नहीं है। एटलीस्ट उनका फैन बेस तो कहीं रेहान को काम आ ही जाने वाला था, और नए चेहरों को लेकर पहली फिल्म बना। थोड़ा रिस्की था, आखिर युवराज मूवी का प्रमोशन अच्छे से कर पाएंगे। यह सुनकर युवराज खुश हो जाता और बोलता है, अच्छा, थैंक यू सो मच नवीन जी।
पर आप कहना क्या चाहते हैं? वह एक बार रेहान का जवाब जानना चाहता था। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं नवीन जी पर बड़ा ट्रस्ट करता हूं। हर एक इन्वेस्टर को, डायरेक्टर को कमांड देना बड़ा पसंद आता है। पर रेहान की बात कुछ और थी। वह शुरू से नवीन के एक्सपीरियंस पर बड़ा भरोसा करता था। नवीन ने बोला, थैंक यू कार्तिक, आपके ट्रस्ट और सपोर्ट के लिए। तो अब बस क्योंकि रेहान ने आपको मैं लीड चुन ही लिया है, तो क्या हम इस इंटरव्यू को यहां ही खत्म करें? रेहान युवराज से पूछता है। युवराज, तुम ये फिल्म करना तो चाहते हो ना? जी बिल्कुल, बस मुझे मेरा पेमेंट। युवराज आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही कार्तिक ने कहा 10 करोड़। क्योंकि रेहान एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था, तो उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास से 10 मिलियन जा रहे हैं या करोड़। और रही बात युवराज की, तो उसने तुरंत के तुरंत ये डील फाइनल कर ली। मैं उम्मीद करता हूं ना क्रो, तुम्हें एक छोटी रकम ना लगी हो, क्योंकि एज एन एक्टर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं से भी कोई कमी महसूस हो। रेहान ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ युवराज से पूछा, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने अमाउंट फाइनल किया है वो बहुत सही है। युवराज ने हल्की सी स्माइल के साथ रेहान को कहा। इससे पहले वहां पर मौजूद कोई भी व्यक्ति कुछ बोल पाए, डील से चलते या फिर अमाउंट से। तब तक युवराज के असिस्टेंट लकी ने कहा, तो फिर ठीक है, यह डील हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और यह कहकर लकी ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि यह काम कहीं ना कहीं उसको देखना था कि फाइल में सारी चीजें सही तरह से हो और उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन रेहान का कहना था, तुम लोग आपस में देख लो, जो भी जैसा तुम्हें सही लगे। इन सब चीजों में मैं नहीं पढ़ना चाहता और मेरे हिस्से का काम नवीन जी देख लेंगे। इतना कहकर जब रेहान वहां से उठकर जाने लगा, तो वहां पर मौजूद सभी लोग रेहान के बर्ताव को सराह लगे कि किस तरह रेहान अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ इतना नरम व्यवहार रखता है। दरअसल मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रकम छोटी हो या बड़ी। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि काम अच्छा हो रहा है। और जब तक इस कंपनी का काम आप लोगों की वजह से अच्छा होता जाएगा, तब तक मैं आप लोगों को इस कंपनी को संभाल कर रखूं होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस तरीके से जैसे आज तक काम करते आए हैं, वैसे ही आगे काम करेंगे। और यह फिल्म जिसमें हम काम करने जा रहे हैं, यह भी एक बहुत अच्छे पैमाने पर निकलेंगी। रेहान ने एक डिसेंट स्माइल देते हुए उन लोगों की बात पर कहा, जिस पर युवराज ने कहा, सर आप चिंता मत करिए, मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगा और इस मूवी को मैं बहुत ही ईमान के साथ करूंगा। रेहान के वहां से जाने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जब रेहान ड्रीम गर्ल की परफॉर्मेंस देखने के लिए गया, तो उसने देखा वहां प्रॉड चल रही है। अरे रेहान, तुम यहां पर, ऐसा कहकर शाशा उसकी तरफ बढ़ने लगी, जिस पर उसने दूर से हाथ हिलाते हुए कहा, प्रैक्टिस रोकना मत, मैं बस शांति से यहां पर एक चक्कर लगाने आया हूं कि यहां पर क्या क्या हो रहा है। चिंता मत करिए सर, यहां पर सभी मौजूद लड़कियां इस गाने से वाकिफ हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हैं। पर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह गाना सिर्फ काफी है क्या, या फिर हमें इसके लिए एक म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं करनी चाहिए? मिस्टर हरीश ने आंखें चढ़ाकर के रेहान से पूछा, जिस पर रेहान ने कहा कि म्यूजिक वीडियो, क्या तुम्हें लगता है कि हमें म्यूजिक वीडियो करनी चाहिए? क्या म्यूजिक वीडियो मार्केट में चल पाएगी? जिस पर मिस्टर हरीश ने कहा, क्यों नहीं, आजकल के यंग लोग म्यूजिक वीडियो को देखना बहुत पसंद करते हैं। यहां तक कि सिर्फ एल्बम को रिलीज करना एकमात्र काम नहीं होना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि हमें यह एल्बम म्यूजिक वीडियो के साथ ही रिलीज करनी चाहिए, क्योंकि और इसकी जिम्मेदारी क्यों ना हम मनन को दे दें। मनन? ये मनन कौन है? रेहान ने पूछा। क्यों नहीं सर, दरअसल मनन एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। हमारे यहाँ का जो किना न सिर्फ एडिटिंग जानता है, यहाँ तक कि यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए भी जाना जाता है। क्या मैं उसे बुला दूं? जिस पर रेहान ने कहा, क्यों नहीं, एक बार उससे भी मिलना हो जाएगा, हम जान लेंगे कि यह मनन कितना टैलेंटेड है। कि तभी मनन वहां पहुंचा और बोला, हरीश सर, आपने मुझे बुलाया? जिस पर हरीश ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हें रेहान से मिलवा था, यह एक म्यूजिक वीडियो शूट करना चाहते हैं। ओह हेलो मिस्टर रेहान, कैसे हैं आप? म्यूजिक वीडियो? हाँ, म्यूजिक वीडियो शूट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दरअसल बात यह है कि दरअसल बात क्या है? हरीश ने मनन की बात को काटते हुए पूछा। बात यह है सर कि मैं एक फोटोग्राफर ही की और म्यूजिक वीडियो को शूट करने के लिए एक डायरेक्टर की भी जरूरत होती है, मनन ने कहा। डायरेक्टर तो हमारे पास है नवीन जी, रेहान ने कहा। रेहान ने जब नवीन को बुलाया और उनसे पूछा, आप म्यूजिक वीडियो शूट कर सकते हैं, क्या यह काम आपके लिए आसान होगा?
रेहान ने मिस्टर नवीन से पूछा, क्योंकि रेहान यह नहीं जानता था कि नवीन का हाथ म्यूजिक वीडियोस में भी है, जिसमें नवीन ने कहा, रेहान, आपको क्या लगता है कि मुझे यह काम आता है या नहीं? अपनी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। और यह बात सुनकर रेहान को कहीं ना कहीं भरोसा हो गया था कि नवीन जैसा व्यक्ति है, उसने अपनी कंपनी के लिए गलत नहीं चुना है। ठीक है, फिर लग जाऊं काम पर। काई हो और विसामई अवार्ड हम तक पहुंचाई सा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग वहां से चले गए और ऑफिस में रेहान और उसके असिस्टेंट बच गए। मवैया असिस्टेंट ने अचानक कहा, बहुत दिन हो गए, कंपनी में भी कुछ ज्यादा सीरियस मैटर चल नहीं रहे हैं, तो क्यों ना मैं कल स्कूल का एक चक्कर मारूं। वैसे भी इतने दिन हो गया और मैं वहां तक पहुंच नहीं पाई हूं, और हो सकता है कि अगले हफ्ते मुझे 2 बार जाना पड़ जाए। जिस पर रेहान ने कहा, क्या स्कूल खुले हुए हैं? मतलब मैं इतने टाइम से गया नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं है। शायद समर वेकेशन चल रहा था ना? जिस पर उसने कहा, समर वेकेशन तो चल रही है, लेकिन क्या? रेहान ने आंखों से सवाल करते हुए पूछा, जिस पर असिस्टेंट का कहना था, दरअसल स्कूल में सारे फ्रेशर्स आ रहे हैं और स्टूडेंट यूनियन उनके साथ बिजी हैं। यहां तक कि वहां पर ट्रेनिंग के लिए भी लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। बस यही एक वजह है कि मुझे वहां पर जाना चाहिए और एक बार देख लेना चाहिए कि एक्चुअल में वहां हो क्या रहा है। इस बात पर रेहान ने कहा, तुम्हें वहां एक बार ही जाना चाहिए और देख लेना चाहिए कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है या नहीं, क्योंकि तुम वहां की प्रेसिडेंट हो और तुम्हारा जानना यह बहुत जरूरी है। जिस पर असिस्टेंट ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे यह कॉलेज छोड़ देना चाहिए और इस प्रेसिडेंट की ओनरशिप से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि यहां कंपनी के भी बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे ही संभालने हैं। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि रेहान इस बात के लिए एग्री हो जाएगा, क्योंकि उसका होना कंपनी ज्यादा जरूरी है कॉलेज से। पर रेहान ने इस बात पर पलट कर कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ने की, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी देश की सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक है और प्रेसिडेंट बनना यहां पर कोई आम बात नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि कंपनी की वजह से तुम अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ दो, वह तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। वैसे भी यहां पर तो इतने सारे लोग हैं काम करने के लिए और तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यह बात सुनकर असिस्टेंट बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे लग नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ रेहान बोल सकता है। तभी रेहान ने कहा, तो इस बात पर क्यों ना हम एक कार खरीद ले, जिससे तुम ज्यादा भाग दौड़ ना करो और तुम्हारा टाइम भी मैनेज हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफिस से स्कूल थोड़ा सा दूर तो है ही। यह सुन असिस्ट स्टैंड चौंक गई और बोली, एक कार रेहान, क्या यह ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैं ये खुद आना जाना कर सकती हूं। मैं आना जाना कर लूंगी और तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर में एक बच्ची तो नहीं हूं, लेकिन इस पर रेहान ने कहा, टेंशन मत लो, ये मेरा काम है और मैं कर लूंगा। मुझे पता है तुम्हें कार देनी भी है या नहीं, और भी वैसे भी ये कार कंपनी की तरफ से है, तो तुम इसके लिए मना नहीं कर सकती। खैर, ये सब जाने दो, तुम इन सब पर ज्यादा ध्यान मत दो। पर असिस्टेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन मुझे कार चलानी नहीं आती है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तुम रहने दो ना रेहान, क्यों जिद कर रहे हो? मैं कर सकती हूं ये सब। ये बात वाली बात नहीं है, रेहान ने कहा। तुम चिंता क्यों करते हो, ड्राइवर का अरेंज हो जाएगा। अभी इनकी बातें चल ही रही थी कि अचानक से रेहान का भाई बाहर से आया और उसने इनकी सारी बातें सुन ली। रेहान और असिस्टेंट अभी बात ही कर रहे होते हैं कि अपने भाई को अचानक वहां देख रेहान एकदम झटके में चला जाता है और वह कहता है, तुम यहां कैसे? तभी उसका भाई पलट के जवाब दे हैं, तुम कार के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम फिर से कोई एक नई कार लेने जा रहे हो? क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूं? क्या उसको लेने की वजह क्या है? और बहुत से सवाल अचानक से रेहान के भाई ने पूछना चालू कर दिया है कि तभी रेहान ने कहा, हमें एक कार चाहिए जो कि बिजनेस पर्पस के लिए मुझे असिस्टेंट को देनी है, क्योंकि वह कॉलेज दोबारा जाना शुरू करेगी और मैं नहीं चाहता कि कंपनी और कॉलेज के चक्कर में उसकी जिंदगी और भी ज्यादा भागदौड़ से भर जाए। क्योंकि रेहान के दूसरे भाई को बाहर जाना इतना पसंद नहीं था, तो वह कंपनी में ही रह गया और रेहान का छोटा भाई उसके साथ वहां चले गए कार लेने। और रास्ते में ही उसके भाई ने बहुत से ऐसे सवाल पूछे, उसे कौन सी कार चाहिए, मॉडल क्या होना चाहिए, एक यार प्राइस होना चाहिए, जिसमें रेहान का कहना था, हम वहां चलकर कहने के फिर इस चीज पे डिस्कस करेंगे। रेहान के भाई ने तभी पूछा, भाई क्यों ना ऐसा हो कि मैं आपको कोई गाड़ी सजेस्ट कर दूं, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपको क्या गाड़ी लेनी चाहिए। कैसा रहेगा कि हम दाम ज्यादा
और कंफर्टेबल। ज्यादा देखने पर रोल्स रॉयस ले की गाड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और हमारे शहर में सबसे ज्यादा इसके मॉडल्स पाए जाते हैं और यह बहुत जानी मानी गाड़ी है कि तभी रिहान ने कहा, नहीं ये इतनी अच्छी भी नहीं है। जिस पर उसके भाई का कहना था कि भाई कहना क्या चाहते हो आप, रोल्स रॉयस हमारी शहर के सबसे मशहूर गाड़ियों में से एक है। हाँ मैं जानता हूं यह मशहूर गाड़ी है पर मुझे कुछ और चाहिए, मुझे यह नहीं समझ आ रहा है। रिहान ने गर्दन हिला देते हुए अपने भाई को मना कर दिया। श्रीकांत जी जो कि रिहान की गाड़ी के ड्राइवर थे, वह रिहान को शहर के सबसे मशहूर और महंगे स्टोर में ले गए। उस स्टोर पर पहुंचते ही जब उनकी रिसेप्शनिस्ट ने कांच के शीशों से देखा कि बाहर एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जो कि नहीं की शहर की बहुत मशहूर गाड़ियों में से है, यहां तक कि इसका दाम 40 मिलियन से भी ज्यादा है, तो वह एकदम चौंक गई और उसने सीधे वॉकी टॉकी उठाया और स्टोर के मैनेजमेंट को कांटेक्ट करते हुए कहा, एक बहुत बड़ी हस्ती अपने स्टोर तक आए हैं, उनके वेलकम के लिए इंतजाम करें। और जैसे ही वह गेट तक पहुंची कि उसने देखा कि दरवाजा खुलते ही कोई एक बहुत सुंदर सी लड़की उस गाड़ी से उतर रही है और आसपास में देख रही है कि तभी रिसेप्शनिस्ट के कदम वहीं पर थम गए और उसे थोड़ी सी जलन होने लग गई कि इतनी सुंदर लड़की आखिर कौन है। मैगी जब गाड़ी से उतरी है तो उसने चुपचाप अपनी तरफ का दरवाजा खोला और रिहान को नीचे उतरने का मौका दिया। इस तरह की इजाजत देते हुए देख रिसेप्शनिस्ट का दिल बहुत ज्यादा सहम गया है कि किस तरह से इतनी सुंदर लड़की, जो कि मैं सोच रही थी बहुत बड़ी मालकिन होगी, वो इतनी इज्जत के साथ किसी से पेश आ रही है। इतना ज्यादा ग्रैंड वेलकम देख करके कहीं ना कहीं रिहान के मन में यह सवाल आया, ससाया, पिछली बार जब मैं यह गाड़ी लेने आया था तो उन्होंने मेरे कपड़े देख करके मुझसे सवाल किए थे और आज ये लोग मेरे को ऐसे स्वागत में लगे हुए हैं कि तभी वह अंदर आते हैं और वहां के मालिक से मिलते हैं। मालिक बड़े ही प्यार से उनका स्वागत करता है और देखता है कि किस तरीके से रिहान जो है वो एक पैम्पर बॉस है जिनके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। उन्होंने बड़े ध्यान से उनके पीछे आते 3 लोगों को देखा जो कि उनके ड्राइवर थे, उनका भाई और बहुत ही सुंदर लड़की मैगी भी थी। वहां मौजूद हर किसी के दिमाग में बस इतना चल रहा था कि मैगी कितनी सुंदर है, कोई इतना सुंदर कैसे दिख सकता है। ज्यादा समय ना बेकार करते हुए रिहान सीधे काम तक पहुंचा और उसने कर के सामने लगे डेक को देखा और इसमें सबसे महंगी गाड़ी फैंटम थी और उसने कहा, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। हालांकि रिहान को उसके प्राइस के बारे में कुछ खबर नहीं थी, पर मालिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहां की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक ये थी, क्योंकि इसका प्राइस मिलियन था। रिहान वह गाड़ी सेलेक्ट करी है और उस रूम में गया और वहां जाकर सीधे बोला, हाँ मुझे एक गाड़ी चाहिए, आप पेपर वगैरह देख लीजिए। इतना बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और आगे का प्रोसीजर मैगी को कंटिन्यू करने के लिए बोला, जिसमें मालिक ने कहा कि ये मिलियन है। तो रिहान ने कहा कि हाँ ठीक है, आप कार्ड स्वाइप कर लीजिए, उसमें से काम हो जाएगा, मैगी आगे की प्रोसीडिंग्स देख लेगी। और रिहान इतना कहकर दूसरी गाड़ी देखने चला गया कि तभी एक असिस्टेंट ने पूछा, सर आपको और कौन सी गाड़ी चाहिए? तो उसने बोला कि यह मॉडल ज्यादा सही लग रहा है, रोल्स रॉयस का यह सबसे कीमती मॉडल है अभी तक का, उसका कहना था कि रिहान ने कहा है, हाँ ये वाली भी कर दीजिए। इतना कहकर रिहान वहां के प्रोसीडिंग करके और वहां से निकल गया। सब लोग बस रिहान का यह बर्ताव देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गए। इसमें मालिक का कहना था, क्यों ना रिहान के साथ हाथ मिलाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़ा मालिक, इतना रिच इंसान, उसमें हाथ मिलाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि उस कंपनी के मालिक के रेपुटेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद रह सकता है। एक साथ दो इतनी महंगी गाड़ियां बेचने के बाद वहां का मालिक बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे साल में भी 20 से 30 गाड़ियां बेचने के बाद भी इतना पैसा वह नहीं कमा सकता था जितना उसने आज के दिन में यह 2 महंगी गाड़ियां बेचने के बाद कमाया। रेहान का कहना था, वह आज ही यह दोनों गाड़ियां ले जाना चाहता है और इसके पेपर्स वगैरह जो भी कुछ है वह बाकी लोग देख लेंगे, क्योंकि उसको यह गाड़ियां बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और वो उसे आज ही चाहिए होंगी। इसलिए रेहान दोनों गाड़ियां ले गया और उनकी कैश पेमेंट उसने पूरे की पूरी कर दी थी। वहां के एम्प्लॉय आपस में बात करने लगे, रेहान कितना ही सरल और अच्छा व्यक्ति है, आज तक यहां पर जीतने भी अमीर लोग आए हैं, या तो उन्होंने सिर्फ झगड़ा करा है या फिर बदतमीजी से बात, किसी को तरीके से बात ही नहीं करनी नहीं आई। जितने भी बड़े लोग होते हैं उन सब के सब ऐसे क्यों होते हैं, लेकिन रेहान उन सब में से सबसे अलग था। इससे एम्प्लॉय से बात करने का तरीका भी था, पर इसको यह भी पता था कि अपने से छोटे लोगों को किस तरीके से बर्ताव करते हैं। यह देखकर वहां के एम्प्लॉय बहुत ज्यादा ही खुश हो गए थे।
रेहान बिना कुछ कहते हुए हॉल के सोफे पर जाकर के बैठ गया। शोरूम का मालिक वहां पहुंचा और उसने सोचा कि क्यों ना रेहान को वीआईपी रूप में ले जाया जाए, तो उसने रेहान से कहा, सर आप यहां इतनी गर्मी में क्यों बैठे हैं? आज जाए आपको मैं वीआईपी रूम में लाता है और आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूं। खामखा आप यहां बैठकर परेशान हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मालिक चाहता था कि वह उसे वीआईपी रूम में बुलाए और उसे इंट्रोड्यूस करें, ताकि उसके रिलेशंस कंपनी के साथ और अच्छे हो सके। पर रेहान ने उस चीज के लिए साफ मना कर दिया कि उसको वहां नहीं जाना, वह यहीं पर ठीक है। और उसने देखा कि किस तरीके से रेहान का भाई उसके पीछे खड़ा है, और अचानक उसने सुना कि कैसे वह तो अपने भाई को कह रहा है, भाई मैं अभी आता हूं, रोल्स रॉयस का टेस्ट ड्राइव करके मुझे देखनी है कि वह गाड़ी आखिर चलती कैसी है और उसके बाकी के फंक्शंस क्या है। फिर वो वहां जाकर रोल्स रॉयस का टेस्ट ड्राइव लेने चला गया। वहां की बैक सेट और सब चीज स्ट्राइक कर रहा था। हालांकि कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए नया नहीं था, पर कहीं ना कहीं यह है कि यह चीज गलत थी, क्योंकि कंपनी का ही एक नोम था कि कोई भी इंसान ऐसी गाड़ियों को जाकर छू नहीं सकता। पर क्योंकि यह रेहान का भाई था और रेहान इतने बड़े इंसान थे, तो कोई भी उसके भाई को कुछ नहीं कह पाया और कार के मालिक ने उन्हें करने दिया जो भी करना है। जहां सब लोग अपने अपने काम में और मैगी कार की प्रोसीडिंग्स करने में बिजी थे, तभी रेहान का भाई और अचानक आता है और हंसते हुए कहता है कि भाई देखना, यह छाता 2 लाख का है। आखिर क्या है इस छाते में जो यह इतना कीमती है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा खास भी है, जैसे साधारण छाते होते हैं वैसा यही तो दिख रहा है। रेहान के भाई ने आंखें चढ़ाते हुए कहा कि इससे पहले कंपनी का मालिक कुछ बोल पाता, उसने अचानक से टूटने की आवाज सुनी, जो आवाज उसका छाता टूटने की थी। वहां पर खड़ा हर एक व्यक्ति बस आप रेहान के भाई को भूल रहा था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था 2 लाख का छाता है, एक भारी नुकसान है उस कंपनी के लिए। लेकिन क्योंकि वह रेहान का भाई था, तो इस वजह से रेहान को कोई भी कुछ नहीं बोल पाया और ना ही उसके भाई को। पर दुकान के मालिक ने सिर्फ अपनी आंखें घुमाई और बोला, कोई बात नहीं, यह एक सैंपल पीस था, दोबारा और आगे से जाएंगे, आप ही इसकी टेंशन मत लीजिए। कि तभी रेहान ने उनकी आंखों में देखा तो वह कहीं ना कहीं समझ गए थे कि इस कंपनी के मालिक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस बात पर रेहान ने पलट कर कहा, चिंता मत करिए, मैं इसका पूरा नुकसान भर दूंगा, जैसा भी है आप इसकी पेमेंट वगैरह मैगी के द्वारा करवा लीजिए। इतना बोल के वह सोच वहां से जाने लग, तो उसने देखा कि रेहान के भाई शायद नीचे सर झुकाकर शर्मिंदगी से वहां से निकल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी का हर एक एम्प्लॉय उसके बारे में मजाक बना रहा था कि इससे कोई अकल नहीं है, इससे किसी चीज के बारे में पता नहीं है। अपने भाई को इस तरह देख रेहान को समझ नहीं आया कि क्या करे, कि तभी उसने अपने भाई को तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो, यह सिर्फ एक छाता था जो कि गलती से टूट गया, तुमने जान के कुछ नहीं करा तो इतना मत सोचो, और वैसे भी उसकी पेमेंट अब हो चुकी है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि वह सिर्फ छाता था, लेकिन मेरी वजह से आपको उस बीच में शर्मिंदा होना पड़ा, जो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रेहान के भाई ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? इतना तो चलता रहता है, आखिर तुम मेरे भाई हो और इसमें तुमने कुछ गलत नहीं करा, वो एक गलती थी बस, तुम ज्यादा सोच रहे हो। रेहान ने जब देखा है कि उसके भाई को किसी बात का असर नहीं पड़ रहा है और वह अभी भी गिल्ट में है, तो उस बात पर रेहान ने कहा, क्यों ना हम इस कार का एक और मॉडल ले ले, क्योंकि वह मार्केट में अभी नहीं आया है और कहीं ना कहीं तुम्हें और छोटे को इस कार की जरूरत पड़ेगी। आने वाले समय में जब हम बिजनेस मीटिंग्स के लिए साथ में जाया करेंगे। इस बात पर उनके भाई ने बड़ी ही खुशी के साथ उछलते हुए कहा कि सच में हमारे लिए एक कार, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ना, रेहान ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या वह कार हम ले सकते हैं या नहीं, या तुम्हें कुछ और पसंद है तो वह बता दो, हम वह ले लेंगे। उसके भाई ने कहा, अगर आप चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम कार जरूर लेंगे। जिस पर रेहान ने अपना डा श्रीकांत से कहा, तुम वापस गाड़ी मोड़ो और हम उस जगह पर जाएंगे और एक नई कार लेकर के आएंगे। अपने भाई को इस तरह परेशान देख रेहान को समझ नहीं आया, तो उसने एक और कार लेने का फैसला किया, न कि सिर्फ उसके भाई के लिए, औरतों और कंपनी में काम करने के लिए, ताकि श्रद्धा और उसकी टीम को कोई भी तकलीफ ना हो। उस मूवी के दौरान काम करते हुए और उसकी कंपनी की रेपुटेशन और अच्छे से बढ़ जाए। यह बात सुनकर रेहान का भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है कि अब फाइनली उसके लिए भी एक कार आएगी।
गाड़ियों के स्टोर में पहुंचने के बाद जिस तरह से लोग रेहान को घूर घूर कर देख रहे थे, वह इनकी रेहान को अनकंफर्टेबल बना रहा था। यहां तक कि उसके साथ साथ मैगी को भी, क्योंकि जिस तरह रेहान और मैं एक बहुत बड़ी महंगी सी कार के नीचे उतरे, लोगों को ऐसे हैरानी हो रही थी जैसे उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो, क्योंकि इस शहर में इतनी महंगी गाड़ी पाना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसी शांति सी जगह होगी जहां बैठकर मैं गाड़ियों सिलेक्ट कर सकूं और उन्हें पसंद कर सकूं? क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और खड़ा रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे मेरा काम करने देंगे। रेहान ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतनी सारी भीड़ उसे ऐसे देख रही थी। जी सर, बिल्कुल, आप इधर हमारे वीआईपी रूम की तरफ आइए, मैं यहां पर आपके लिए बुकलेट का इंतजाम करता हूं। सेल्समैन ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा। अपनी टीम और मैगी के साथ जब रेहान उस कमरे में गया तो वहां जाते ही जो बुकलेट उसने देखी, उसमें से कुछ कागज पलटने के बाद रेहान को एक गाड़ी समझ आई और उसने पूछा, इसका दाम क्या है? तब सेल्समैन ने कहा, यह लेटेस्ट मॉडल है और उसका प्राइस 3 मिलियन तक का है। तो रेहान ने बिना सोचे समझे बस बोल दिया, हाँ ठीक है, ये 4 कर दीजिए। जिन्स को सुनकर के सेल्समैन की खुशी तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। वो मान ऐसा हो गया था कि उसकी कंपनी की सारी गाड़ियां वह आज ही बिक गई हो, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी पसंद ने एक बारी में 3 मिलियन की 4 गाड़ियां ले ली हो। यह उसके लिए एक अविश्वसनीय बात थी। क्या बात कर रहे हैं सर, आपने सच में 4 गाड़ियां ही लेनी है? नहीं मतलब हो सकता है कि आपने मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। उसकी जीभ भी लड़खड़ा रही थी यह बोलते हुए कि 3 मिलियन की 6 गाड़ियां एक साथ, वह भी इतनी जल्दी बिक गईं, और वह भी कैश में। रेहान ने कहा, हाँ मैं सही कह रहा हूं, 4 गाड़ियां आप यहां पर भिजवा दीजिएगा और बाकी के पेप ये लोग देख लेंगे। इतना बोल के रेहान कमरे के बाहर जाने ही लगा था कि रेहान ने एक मर्तबा फिर से वह किताब उठाया और उसे पलट कर देखने लगा कि तभी उसको एक और कार बहुत ज्यादा पसंद आई, जो कि एक बिजनेस कार थी। उसने तुरंत सेल्समैन से पूछा, यह कार कैसी है? तो सेल्समैन ने कहा, हाँ कार, यह भी लेटेस्ट है और 2 मिलियन की है। जिस पर रेहान ने बिना कुछ सोचे पलट के कहा, हाँ ठीक है, उन 4 के साथ इन 2 की भी एक साथ बुकिंग कर दीजिए और पेमेंट जो भी है कैश में होगी। लेकिन ध्यान रखना कि यह गाड़ी काली होनी चाहिए। मुझे ब्लैक रंग बहुत पसंद है सर। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? 6 गाड़ियां आपने इतनी अचानक बोल दी तो मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक मजाक नहीं है। 4 गाड़ियों का झटका सेल्समैन अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि रेहान ने 2 और गाड़ियों का ऑर्डर उसे दिया, वो भी तुरंत के तुरंत उसे कंपनी तक पहुंचाने के लिए। इतना कहकर चुप रेहान वहां से निकला तो सभी लोग रेहान को ही देख रहे थे। सबके अपने अपने अंदाजे थे, सबको कुछ ना कुछ लग रहा था। इन सब के बीच में जब सेल्समैन वहां पर आया तो जब उससे पूछा गया कि क्या कोई बात हो गई है जिसकी वजह से रेहान नाराज है या कुछ भी, सेल्समैन ने बताया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है रेहान सर, तो 6 गाड़ियां एक साथ खरीद करके चले गए हैं और इतना बड़ा प्रॉफिट हमारे लिए शायद पूरे साल में कभी नहीं हुआ जितना आज वो से हो गया है। हाँ माना, इस जगह पर बहुत से बड़े बड़े अमीर से लोग आते हैं बहुत सारी गाड़ियां खरीदने के लिए, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है। यहां तक ये मान लो कि हुआ ही नहीं है कि एक इंसान ने 6 गाड़ियां ले ली हो। अपनी कंपनी में इतनी सारी गाड़ियां एक साथ देख कंपनी के एम्प्लॉयज थोड़े से चौंक गए और उनका कहना था, हमारे मालिक इतने ज्यादा अमीर हैं कि उन्होंने एक साथ 6 गाड़ियां ले ली और वो भी इतनी जल्दी। तो किसी का कहना था जब वो एक यॉट ले सकते हैं तो ये गाड़ियां उसके सामने कुछ भी नहीं है। सब कोई अपनी अपनी अलग अलग बातें बना रहा था। इसके बीच में रेहान ने बोला, इन गाड़ियों को जाकर उस मेंशन में लगा दो जो उसने प्रॉपर्टी अभी अभी खरीदी है। वहां एक गैराज है और वहां जाकर के इसका बाकी का काम हो जाएगा। इतना बोलकर रेहान वहां से चला गया। रेहान का गाड़ी लेना कंपनी को इतना अफेक्ट कर रहा था कि कंपनी में बैठा। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। हर एक एम्प्लॉय बस अपने बॉस की तारीफ कर रहा था। वह कितना अमीर है, कितनी जल्दी इतनी सारी गाड़ियां ले ली। इसका बजट 27 मिलियन और उसको भी क्रॉस कर गया। और ना जाने कितनी सारी बातें उस कंपनी में काम छोड़कर के की जा रही थी। क्या तुम लोग सभी शांत हो जाओगे? क्या तुम्हें 20 मिलियन हमारे बॉस के लिए एक बड़ी चीज लग रही है, जब वह 10 मिलियन का एक इतना बड़ा मेंशन ले सकते हैं? और क्या तुम भूल गए वो सारी पार्टी जो उन्होंने करी थी?
तुम ये सब भूल गए? क्या हमारे बॉस के लिए ये अमाउंट कोई भी मायने नहीं रखता है? उनको सिर्फ उस चीज की खुशी देखनी है, तो तुम भी खुश रहो ना। कंपनी के एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं रिहान को एक भगवान की तरह पूछते थे, क्योंकि जिस तरह से रिहान का बर्ताव था अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए शायद ही किसी अमीर इंसान का होगा अपने से छोटे लोगों के लिए। क्या यह बात सच है कि हमारे लिए भी बेबी सीटर कार आए हैं और रिहान ने यह सभी कारक हमारे लिए खरीदी है? मुझे यकीन नहीं होता। श्रद्धा और उसकी टीम को जब उसका पता चला कि उनके लिए भी काज आई है तो वह खुशी से नाच चुकी। इस तरह का बर्ताव तो केवल सुपरस्टार के साथ किया जाता है। और मर्सिडीज बेंज एक इतनी महंगी गाड़ी है और हमें इस तरह देना एक बहुत बड़े तोहफे से कम नहीं है। जहां श्रद्धा है, यह सब कह रही थी, वहीं रिद्धिमा बहुत बुरी तरीके से भागी और जाकर रेहान के कबीर में पहुंची और वहां जाकर उनसे कहा, रेहान, क्या यह सब हमारे लिए था, पर यह सब की जरूरत क्या थी? मैं लिटरली बहुत हैरान हूं। यह सब देखकर तुमने इतना ज्यादा खर्चा कैसे कर दिया? तुम ठीक हो ना? मतलब हम लोग एक में भी मैनेज कर सकते थे। विदिमा के पास बहुत से सवाल थे। रेहान ने कहा, हाँ, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है जो कि तुम्हारे आने वाले समय में काम आएगा, क्योंकि अब तुम लोग बिजी होने वाले हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच रेहान। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं और तुमने हमें यह दिलवा दी। यह तोहफा मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाली हूं। इतना कहकर रिद्धिमा रेहान के करीब गए और उसके गाल पर किस कर दिया। रेहान को थोड़ा सा अजीब लगा और अचानक बाहर से खांसने की आवाज आ गई। श्रद्धा और बाकी सबको देखने के बाद अचानक रेहान ने रिद्धिमा को पीछे किया तो रिद्धिमा पीछे नहीं हो और उसके हाथ अभी भी पकड़ रखा था और खुद को रेहान पर टेक लेकर खड़ी थी। यह देखने के बाद श्रद्धा और बाकी तीन अंदर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धा और टीम जानती थी कि रिद्धिमा रेहान को कितना पसंद करती है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। पर रेहान को यह सही नहीं लगा, इसीलिए उसने रिद्धिमा को हल्का सा पीछे किया, जिस पर रिद्धिमा को कहीं ना कहीं लगाया कि वह गलत कर रही है, पर अभी भी उसके पास ही खड़ी थी कि तभी रेहान ने अचानक पूछा, तुम लोग यहां कैसे? मतलब तुम लोगों की तो प्रैक्टिस चल रही थी ना? गाना रिहर्स करने की जगह तुम यहां पर आकर क्यों खड़े हो गए हो? और तब श्रद्धा ने बोला, रेहान सर, 3 गाड़ियों की क्या जरूरत थी? मतलब हम लोग एक में भी आ सकते थे। 3 गाड़ियां बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाएंगी और यह बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा हम सब लोगों के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग सभी एक ही बात मुझे क्यों दोहराए जा रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं 3 गाड़ियां भी अपने पास ही रख लेता हूं और जब ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तब तक ये कंपनी में ही रहेंगी। और क्योंकि अब भी हम एक अननोन हमें नहीं पता जिसका नाम क्या है, उस म्यूजिक वीडियो पर काम कर रहे हैं और साथ में हमें मूवी के बारे में भी डिस्कस करना है, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग जाकर अपने अपने कामों में लगो और एक बार ही जाकर शशा को बोल देना कि तुम लोगों के लिए असिस्टेंट का भी अर्क कर दे। ऐसा कहकर रेहान ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। उन सबको भेजने के बाद रेहान को एहसास हुआ कि शायद अब कंपनी में वही एक अकेला है जो अभी खाली बैठा है, क्योंकि कहीं ना कहीं असिस्टेंट को भी स्कूल की प्रेसिडेंट होने की वजह से बहुत सारा काम पहले से कंप्लीट करके वहां जाना पड़ रहा था। किराया भी बहुत सारी चीजों में और डिजाइनिंग में लगी हुई थी। यहां तक कि डायरेक्टर्स और भी अपने अपने मूवी क्लिप्स को फाइनलाइज करने में और बहुत सारे कामों में बिजी थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कंपनी में कुछ काम ही नहीं है। और आज देखो, सब लोग इतने भी जड़ है क्योंकि किसी के पास बात करने का तक का समय नहीं है। यहां तक कि उनके पैर भी जमीन को नहीं छुपा रहे हैं। ये इतने भी जड़ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, पर इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद ही मेरे पास कोई काम क्यों नहीं है? रेहान अपने पास नाकाम होते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही एक कंपटीशन के बारे में उसने बात करी थी, पर क्योंकि डायरेक्टर ने उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, तो रेहान ने सोचा कि उन्हें इस चीज के बारे में पता करें। और इसका फायदा उठाते हुए रेहान ने इंटरनेट पर उसके बारे में पूरी डिटेल निकाली। अपने आप को इस तरह खाली देख रेहान को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने सोचा क्यों ना जिस कंपटीशन के बारे में उसको कुछ दिन पहले पता चला है, वो उस कंपटीशन के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन निकाले, क्योंकि डायरेक्टर ने उसका अभी तक पूरी इंफॉर्मेशन बताई नहीं थी। जब रेहान ने यह करा, उसको पता चला कि एक्चुअल में उस कंपटीशन का नाम है सिंगिंग कंपटीशन, जो कि नेशनल लेवल पर होने वाला था इंटरनेट पर।
अभी इस कंपटीशन के रोल पढ़ ही रहा था कि रेहान को पता चलता है कि जो इस कंपटीशन का न है, जो इसे स्पॉन्सर कर रहा है, वह शख्स है जिसको रेहान ने एक बार बचाया था। वो फैमिली है जो रेहान ही एहसानमंद है। पर कहीं ना कहीं इन सब में रेहान यह चाहता था कि शशा और उसकी टीम से कंपटीशन को खुद से जीते, अपने बलबूते पर, ना कि मेरे वजह से और मेरे किसी भी कनेक्शन की वजह से वह यह कंपटीशन ना जीते। मैं नहीं चाहता कि बाद में ऐसा सुनने को मिले कि रेहान की मेहरबानी की वजह से उसकी यह टीम जीत पाए हैं या रेहान की कंपनी इतनी आगे तक आ पाई है। वह बिल्कुल नहीं चाहता था और इस चक्कर में वह अपना नाम इसमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अभी कंपनी में यह सब चल रहा था कि वहां पता चलता है यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स आना शुरू हो गए थे। मिलिट्री ट्रेनिंग में रहने के बाद बच्चों को थोड़े टाइम के लिए आजाद छोड़ दिया जाता है कि वह भी जान पाए। तो क्योंकि फ्रेशर्स का यह पहला दिन था, तो वह उनके लिए फ्री टाइम था जहां पर वह कुछ भी कर सकते थे, जैसा भी वह चाहे। सब लोग अपने में इतने भी जड़ थे कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आसपास में और भी लोग हैं। क्या हो रहा है कि तब भी एक बहुत महंगी सी गाड़ी रोल्स रॉयस उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। सब लोग जानना चाहते हैं कि इस कॉलेज में आखिर रोल्स रॉयस कौन लाया है, और सब लोगों का बस यही कहना था कि इस गाड़ी में आखिर बैठा कौन है। सब लोगों का ध्यान सिर्फ उस गाड़ी की तरफ था और उसमें बैठने वाले उस इंसान की तरफ कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में है कौन जो इतना अमीर है कि अचानक गाड़ी जाकर प्रेसिडेंट रूम के सामने रुकती है, जहां पर वह गाड़ी रुकते ही पता चलता है एक इमेंस ब्यूटी, जिसे साक्षात देवी कहते हैं, वह उतर करके उस गाड़ी में से बाहर आए। हालांकि पुराने बच्चे जो थे वह जानते थे कि यह शशा है, पर नए बच्चे वह तो यह भी नहीं जानते थे कि आखिर यह है कौन। पर कहीं ना कहीं पुराने और नए दोनों ही परेशान थे और यह बात कर रहे थे, आखिर इतनी महंगी गाड़ी शशा के पास आई कैसे? कहीं यह उसके दोस्त रेहान ने नहीं दी, जो कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। क्या इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है? और लोगों के मन में ना जाने कितने कितने सवाल थे। जहां अभी फ्रेशर्स के मन में इतने सारे सवाल थे, वहीं पर उस भीड़ में खड़े एक बीच सीनियर ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, क्या तुम लोगों को पता है साशा टॉप 10 लड़कियों में से हैं कॉलेज की औरतों, और तुमने रेहान का नाम सुना है? वह भी यही का स्टूडेंट है। तुम लोगों को पता है मैं इन सबको बहुत अच्छे से जानता हूं। उसको इतना शौक था कि अपनी बढ़ाई मारने का उन सब के बीच में। उसने ने यह भी नहीं देखा कि वह फ्रेशर्स के सामने क्या बोल रहा है। अब बच्चे इतने समझदार थे कि वह भी अब हाथ खड़ा खड़ा करके अपने डाउट्स पूछने लग गए। क्या यह बात सच है? क्या यह ऐसा है? और ना जाने क्या क्या बात है। जहां अभी यह सब चीजें चल रही थी, वहीं कुछ लोगों का दिल इस बात को जानने के लिए बेकर था, आखिर हमारी शशा से बात कब होगी? तो कुछ का यह कहना था, जब रेहान कितने बड़े मालिक है, तो क्यों ना हम कॉलेज से निकलने के बाद उनसे दोस्ती बढ़ाएं, ताकि उनकी कंपनी में हमें जॉब मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। यहां तक कि वह जो ड्रीम गर्ल्स हैं, उसमें भी कुछ बच्चे हैं जो कि हमारे ही कॉलेज के हैं। ना जाने कैसी कैसी बातें फ्रेशर्स बीच में करने लग गए थे। इसी बीच डीन के ऑफिस में डीन रेहान को कॉल लगाया और उनसे कॉलेज आने की रिक्वेस्ट करी, क्योंकि रेहान इस कॉलेज के ट्रस्टी थे। हाँ, यह बात सच थी, रेहान इस कॉलेज के ट्रस्टी थे और यह बात उन्होंने सबसे छुपाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस कॉलेज के बच्चों पर फिर कोई गलत असर पड़े, या फिर वो फिर से कुछ नई बातें बनाएं, या फिर कुछ गलत सिनेरियो लेकर रेहान के पास आए, उनसे सिफारिश करें कि आप हमारे दोस्त हैं। तो इस वजह से वह नहीं चाहता था कि उसकी पहचान सबके सामने इस तरह आए कि वो एक कंपनी के साथ साथ इस कॉलेज को भी चलाता है। वह चाहता था वो एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ही रहे, और इसलिए उसने मना कर दिया है कि वो नहीं आ सकता। डीन का कहना था कि क्रैशेस आए हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी फेस से इंटरेक्ट करें। इसी वजह से मैंने आपको कॉल किया था। आज रात की पार्टी हम चाहते हैं कि आप वहां पर मौजूद हो और कॉलेज के भी चीजों के बारे में आपको पता चल सके, जिसमें रेहान का कहना था कि नहीं, मैं वहां मौजूद नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी यह आइडेंटिटी मुझे छुपानी है और मैं चाहता हूं कि मेरी यह आइडेंटिटी छुपी ही रहे। तो अच्छा रहेगा, आप लोग एंजॉय करिए। आशा करता हूं यह पार्टी आप लोगों के लिए अच्छी हो, आइए अच्छी रहे। इतना कहकर रेहान ने फोन कट कर दिया। रेहान ने अभी फोन कट ही किया था कि उसी वक्त उसके पास एक और कॉल आता है। वो कॉल था राधिका का। दरअसल मैं नहीं चाहता है कि फिर से कोई आए और मुझसे ऐसे बर्ताव करें कि हाँ, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसको कंपनी में कोई जगह दूं।
मुझे ये सब नहीं चाहिए, उम्मीद करता हूं तुम समझो। रेहान नॉर्मली मैगी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैगी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कुछ लोगों का कहना है तो यह भी था कि कुछ लड़के जो कि रेहान को बहुत ज्यादा मानते थे, रेहान ने उनको भी कंपनी में जगह दी है। यहां तक जो डांस ट्रूप है उसकी भी जगह रेहान नहीं बनाई है, क्योंकि रेहान बहुत अच्छी सैलरी देता है। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है ये था, ये जो लड़के हैं जिन्हें नौकरी मिल ही गई है, दरअसल कुछ काम करना नहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि वह रेहान को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, इस वजह से उन्हें नौकरी मिली है। और ना जाने कैसी अजीब अजीब सी बातें हो रही थी कि लोगों का मानना था कि उनसे तो अच्छेगा सुश्कुएं अपन, फिर हम ही हैं, हमें तो नौकरी पक्की मिल जाएगी। इस वजह से रेहान नहीं चाहता था कि उसकी पहचान किसी के सामने आए और वह आकर उनसे रिक्वेस्ट करे कि हमें भी नौकरी दो। जब रेहान कॉलेज पहुंचा है, अपने साथ मैगी को लेके ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग वहां पर ऑफिस लेना हो, या फिर उन्हें ऐसा ना हुआ हो कि वह जाए और मैगी से बात करे। हालांकि मैगी का मुंह कवर था, लेकिन उसके बाद भी उसकी बॉडी का फिगर देखकर ही सब लोगों के दिमाग में बस ये था कि जाए और अभी मैगी को बात करें। सर शायद हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वैसे तुम देख रहे हो यहां पर भीड़ कितनी सारी है, लगता है इस बार कॉलेज में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। मैगी ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा। हाँ तुम कह तो सही रही हो, मुझे भी यही लगता है कि इस बार कॉलेज में बच्चे पिछली बार से थोड़े ज्यादा आए हैं। जी हाँ, वैसे आपको नहीं लगता कि हम थोड़े से लेट हो गए हैं, क्योंकि अब तो मिस आशा की स्पीच की बारी है। शायद पहला इंट्रोडक्शन ऑनर रेडी हो चुका है। हाँ लगता तो मुझे भी यही है, चलो आकर के यहां बैठते हैं। जैसे ही शाह स्टेज पर आती है अपनी स्पीच देने के लिए, यहां बच्चों के दिमाग में और जुबान पर बहुत सारी बातें आने लगी। क्या एम्स ब्यूटी है? यह क्या देवी है? ये आखिर ये है कौन? लगता है मुझे इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। इतना अंदर कोई कैसे हो सकता है? जब पहली बार देखा था मुझे तो तभी प्यार हो गया था, और ना जाने पता नहीं क्या क्या बच्चे फजो वहां पर बोल रहे थे। अपने पास होती इतनी हलचल देख साशा ने स्टेज से खड़े होकर बहुत जोर की चिल्लाया, क्वाइट एवरीवन, आई एम हियर टू गिव यू स्पीच। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग वह बात आराम से सुनेंगे। इतना कहकर वहां हॉल में बैठे हर बच्चा शांत हो गया और जैसे सन्नाटा छा गया। क्या यह सच में यहाँ की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हैं? इसको देखने के बाद तो मेरा स्कूल में भी आने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, जहां कुछ बच्चे इतनी तारीफ कर रहे थे। शाशा की खूबसूरती का वहीं कुछ का कहना ऐसा भी था जिनको सुनकर ही रेहान अचानक से हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही मार्शल आर्ट्स पढ़ ली है। मुझे यह सब नहीं सोचना चाहिए कि अचानक से पीछे से एक आवाज आती है। वैसे बुरा ना मानो तो हमारे सर आनंद और साशा जैसी लड़की खूबसूरत तो लगेंगे, साथ में क्यों नहीं दोस्तों? और हल्की सी हंसने की आवाज आती है जो रेहान सुन लेता है। हाँ वैसे अच्छे तो लगेंगे, पर क्या हमारे सर के बारे में वह राय जानती है? अरे कैसी बातें कर रहे हो? हमारे सर के बारे में वह नहीं जानेगी। आनंद इतने बड़े आमिर खानदान का लड़का है जिसके साथ साथ 4 लोग उसको देखभाल करने के लिए चलते हैं। उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि साशा इसको नहीं जानती होगी, और नहीं भी जानती तो क्या ही हो गया, हम पहचान करवा देंगे। क्यों नहीं? हंसते हंसते ही उसके हाथ में बैठे उसके एक दोस्त ने कहा। दरअसल आनंद एक अमीर घर का लड़का था, इतना अमीर घर का था कि पढ़ाई ना होते हुए भी उसके बाप ने यहां पर उसका एडमिशन करा दिया, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। खुद के पास कुछ ना होते भी आनंद के पास बहुत ज्यादा घमंड था। उसे ऐसा लगता था कि उसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पापा इतने अमीर हैं, इतने रिच है, वह सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। मेरे साथ तो इतने सारे लोग रहते हैं, और ना जाने कैसे कैसे ख्याली पुलाव उसके दिमाग में पकाते रहते थे। शशांक को देखने के बाद आनंद का सबसे पहला कहना था, मुझे यही चाहिए चाहे कुछ हो जाए। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद कुछ ऐसा अच्छा हुआ नहीं है मेरे साथ, पर जब यह ट्रेनिंग खत्म की गई है और जब मैं आजाद हूं, मुझे क्यों ना ये लड़की मिल जाए आखिर में, और वैसे मन लगाने के लिए खिलौना सबसे अच्छा रहेगा। आनंद ने एक फ्लेटिंग वे में बोला, जिसके सुनते ही उसके साथ बैठे उसके दोस्त हंसने लग गए। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह अचानक से खड़ी हो गई कि तभी आनंद और उसके दोस्तों की बातें सुन मैगी के होश उड़ गए। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अचानक से खड़ी हो गई, और तभी रेहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे नीचे बिठाया और उसे शांत होने के लिए कहा। उससे कहा,
तुम शांत हो जाओ और ऐसा अभी कुछ मत करना। तुम्हें हाथ उठाने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। जिस पर मैगी ने नॉर्मली स्माइल करते हुए कहा, ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। आनंद की इस तरह की फ्लेट वाली बातें सुनने के बाद कोई भी आराम से अंदाजा लगा सकता था कि आनंद को सिर्फ लड़कियों से खेलना पसंद है। एक जाए कि दूसरी आएगी, आनंद का कहीं ना कहीं मानना था। लड़कियों सिर्फ एक खिलौना होती है और उनसे सिर्फ जब तक मन लगे तब तक खेलो और उसके बाद उसको हटा दो। और यही कुछ साशा के साथ वह करना चाहता था। आनंद का कहना था उसके दोस्तों से कि तुम्हें पता है ये अभी तक वर्जन है, जिसमें उसके दोस्त बहुत तेजी से हंसे और उसका मजाक बनाने लग गए। यह बातें कहीं ना कहीं सब आगे बैठे हुए रेहान और मैगी दोनों सुन रहे थे। सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मिस साशा के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ उनके साथ हो। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? रेहान उस आवाज में शायद इतना खो गया, उसे होश नहीं रहा कि वह क्या बात कर रही है रेहान के कान में। जब इतनी हल्की सी आवाज में वह बात पहुंची तो उसने साइड में देखा है, जहां पर एक इमेंस ब्यूटी ऑन ऑफ कोर्स मैगी बैठी हुई थी। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, पर उसकी आंखें देखने के बाद रेहान तो जैसे सब भूल ही गया। इतने समय से रेहान मैगी के साथ था, पर ऐसा आज तक रेहान को कभी नहीं लगा। रेहान मानेगी, मैं उस समय के लिए खो ही गया था। इस तरह अपने आप को देखते हुए मैगी को थोड़ा सा दिल में कुछ हुआ और उसके गाल बहुत ज्यादा लाल हो गया और उसने अपनी पलकें झुका ली और अचानक उसने बहुत धीरे से कहा कि सर, अगर आप कुछ चाहते हैं तो मैं आपको सर्व कर सकती हूं। वह कुछ ज्यादा ही फ्लिट वे में हो गया था रेहान के लिए, जिसको सुनकर रेहान थोड़ा सा नाहिल गया और उसने अपनी गर्दन उठाई और उसने कहा, तुम में गट्स तो है, तुम इस तरह की बात मुझसे इस तरह कर रही हो। क्या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? मैगी एक हल्की सी स्माइल के साथ। रेहान ने मैगी से कहा। यह बात सुनकर मैगी के गाल, जो थोड़े से लाल थे, वह और भी ज्यादा लाल हो गए। इस बात पर मैगी ने पलट के कहा, मैं आपकी बॉडीगार्ड हूं सर, आप जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हैं। मैं अब आपके साथ लाइफ टाइम तक जुड़ गई हूं। बस करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मुझे इन लड़कों को सबक सिखाने दो, ठीक है? रेहान ने मैगी की बात को काटते हुए कहा। मैगी और रेहान कितने समय से साथ में थे, पर ऐसा उन दोनों के साथ कभी नहीं हुआ था। इस समय वह दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। उनको बस देखे जा रहे थे और उन्हें कोई मतलब नहीं था कोई उन्हें देख रहा है या नहीं देख रहा है। अब वह स्वयं अपनी बातें किए जा रहे हैं। अभी इनकी बातें हो रही थी कि तभी पीछे से अचानक आवाज आती है, कभी यह पार्टी खत्म होगी? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। यह लड़की मेरे साथ चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ इंतजाम करो कि यह पार्टी जल्दी खत्म हो जाए। आनंद की इस तरह की बातें सुनकर रेहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। जहां आनंद अब भी शशा के बारे में इतना ख्याल बना रहा था कि तभी उसने देखा स्टेज पर एक और लड़की अपना पूरा डांस ग्रुप लेकर आ गई। लड़की और कोई नहीं राधिका थी, जिस पर एस यूजुअल आनंद ने फिर से कहा कि मुझे यह भी चाहिए, शाशा और राधिका। मुझे अब दोनों चाहिए। वही ये लड़की है। हाँ, दमासदानी कौन? शदेसी। शायद ये डांस ग्रुप की लीडर है। अच्छा, तो इसके बारे में पता करो ना। यहां पर बैठकर इंतजार किस चीज का कर रहे हो? आनंद ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। हाँ सर, अभी पता करता हूं दोस्त, कह लो, या फिर उसका ध्यान रखने के लिए कुछ सबॉर्डिनेट। कहीं ना कहीं इनका यह भी मानना था कि हमारा यह मालिक आनंद कितनी बिगड़ी हुई औलाद है, कितना लीचड़ है। ये मतलब कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? एक साथ दो लड़कियां। अगर पैसों का कोई सवाल नहीं होता ना तो इसकी नौकरी हम कब तक छोड़ चुके होते हैं। पर खैर, कोई नहीं, जाने दो इसे। मैं इसके बारे में पता करता हूं सर। इसका नाम राधिका है। मैंने अभी गूगल 2 ने दी थी। अगर आपको याद हो, वह अभी भी गैराज में रखी हुई है। अगर आपको शो ऑन ऑफ करना है तो यह मौका अच्छा रहेगा। डांस परफॉर्मेंस खत्म होते ही सब लोग वहां से जाने लगे। जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए, यहां आनंद और उसकी टीम लकड़ियों के पीछे जाकर के वहां छुप गए और वहां खड़े होकर शाशा और राधिका का इंतजार करने लगे कि कब वह आएगी और उन्हें उठाकर हम उस गाड़ी में डाल देंगे और उन्हें इस जगह से दूर ले जाएंगे जहां पर मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूं। आनंद की तरह की बातें सुनकर उनके जितने भी खड़े दोस्त के कह लो सबॉर्डिनेट्स थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें कहना था,
हम इसके साथ यहां टाइम वेस्ट क्यों ही कर रहे हैं? पर क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम यहां छुपे हुए हैं। जब वह लोग इतना सब सोच रहे थे कि तभी वह देखते हैं कोई दो लोग उनकी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए हैं और अनंत से पूछते हैं कि किसका इंतजार हो रहा है। यहां लोग हम आ गए, पर उनका चेहरा ढका हुआ है, जिसमें आनंद ने गुस्से में कहता है, कौन हो तुम? और तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? और तुम यहां से जाओ, यहां पर रहना तुम्हारा ठीक नहीं है। इतने गुस्से में आनंद ने उन दोनों को कहा, वो तो खैर जाने दो कि हम कौन हैं, क्या है, कैसे है। बात यह है कि हमने सुना तुम यहां पर किसी दो लड़कियों के साथ खेलने की प्लानिंग बना रहे हो। रेहान ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, तो क्यों ना तुम हमारे साथ ही कर लो, हम भी इतने बुरे हैं। नहीं जिस परे, आनंद ने आखिर बड़ी करते हुए पूछा कि तुम हो कौन? तुम इन सब के बारे में कैसे पता? हमें इन सब के बारे में कैसे पता? ये तो तुम अपने आप से ही पूछ लो। इवेंट में बैठे पीछे पूरी प्लानिंग तो तुम्हारी ही चल रही थी। कब किसको उठाना, किस तरह उठाना है, कहां शो ऑफ करना हो, और पता नहीं क्या क्या। रेहान ने हल्का सा मजाक बनाते हुए आनंद से कहा, मैं तुम्हें बड़े प्यार से कह रहा हूं यहां से चले जाऊं, ये तुम्हारा काम नहीं है। मेरे काम के बीच में टांग मत लड़ा हो, ठीक है? अदरवाइज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अगली बार से किसी के काम में टांग नहीं उड़ाओ। आनंद ने बहुत गुस्से में बोला, जिसमें रेहान का कहना था, तुम मुझे सबक सिखाओगे? इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम एक फ्रेशर हो और इस बात का ख्याल तुम्हें होना चाहिए। और इस कॉलेज में इतनी आसानी से तुम किसी के भी हाथ नहीं उठा सकते, और ना ही इस तरह से यहां की लड़कियों को उठाकर अपने साथ अपनी मस्ती के लिए ले जा सकते हो। रेहान उस समय बहुत गुस्से में था और बार बार बस आनंद को यह समझा रहा था कि वह पीछे हट जाएं। पर क्योंकि आनंद को इस बात का घमंड था कि वह एक बहुत बड़े अमीर खानदान से हैं, तो आनंद भी कह रहा था कि बीच में मत पड़ो, जिस पर रेहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। आनंद यह नहीं जानता था कि वह रेहान और मैगी हैं। उनके सबॉर्डिनेट ने बोला, सर ये तो मेरे को कोई लड़की लग रही है। तो आनंद ने कहा, तो इंतजार किस चीज का कर रहे हो? तुम लोग, मैं कोई ऑर्डर दूंगा तब तुम उसे पूरा करोगे, जाओ और उसे जा करके पकड़ो। और इस लड़की कभी उन्हें लड़कियों में एक गिन लेना कि तभी 2-3 लोग उस लड़की को पकड़ने गए। पर मैगी को पकड़ना इतना आसान भी नहीं था। सबके लिए वो वहां पहुंचे और जब मैगी को पकड़ने की कोशिश करी तो हार मान के वो वापस आ गए। उनका कहना था, सर वह साधारण लड़की नहीं है, उसके फिगर पर मत जाना दिखती, वह अच्छी है पर वह कुछ और है। अपने सर के सामने अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में उसके सबॉर्डिनेट मैगी को मारने तक गए, पर 5 ही मिनट में वह सब के सब जमीन पर एयर हो गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक लड़की के हाथों को इस तरह से मार खा लेंगे, जिसमें आनंद कुछ ज्यादा शौक था। और आनंद का कहना था, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं पक्का इसके बाद कुछ नहीं करूंगा और इस कॉलेज की लड़कियों की तरफ देखूंगा भी नहीं। सर आप मेरी बात सुन रहे हैं ना सर? प्लीज सर। इससे पहले आनंद आके कुछ कर पाता। रेहान ने बहुत गुस्से में एक ईंट उठाए और आनंद के सिर पर दे मारी, जिसके चलते आनंद वहां पर बेहोश हो गया। रेहान ने ईंट फेंकी और हाथ झाड़ से कहा कि सशा और राधिका इस कंपनी की बैकबोन है और उनको हाथ लगाना इतना भी आसान नहीं है, तो तुम इसके बारे में सोचना भी मत। मेरे हाथों में तो ना अभी भी खुजली हो रही है। रेहान ने हंसते हुए कहा, तो अब आपका क्या इरादा है सर? आपको यहां पर और भी किसी को मारना है? मैगी ने सरकास्टिक वे में कहा, नहीं मारना तो नहीं है, पर खैर छोड़ो सर। मिस चाशा के साथ उनके बॉडीगार्ड थे, आपको पर्सनली एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है ना, यह आपके लिए ठीक नहीं है। अगर वह पलट के आपके साथ कुछ कर देते हैं तो चुप, एकदम शांत। मैं ठीक हूं, रेहान ने बड़े ही प्यार से मैगी से कहा। और साथ के साथ उन्होंने एक स्पेशल गाड़ी भी भेज दी ताकि उसको घर पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। और मैगी से कहा कि तुम जाओ, बाहर जाकर के गेट पर खड़े हो और गाड़ी का इंतजाम करो, मैं वहां 5 मिनट में पहुंचता हूं। पर सर पर कुछ नहीं। मैगी, मैं कुछ ऑर्डर दे रहा हूं, उसे जाओ पूरा करो, वहां जाकर इंतजार करो, मैं अभी 5 मिनट में वहां पर आ रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं मैगी को पता था कि अब यहां पर कोई भी कुछ रेहान का नहीं बिगाड़ सकता, तो वह चुपचाप रेहान डाउलिमीनसा मान गए। वहां से चली गई और इधर रेहान ने जमीन पर पड़े सभी लोग आनंद और उसके सबॉर्डिनेट के कपड़े उतारकर उन्हें वहां पर बिना कपड़ों के छोड़ दिया।
उनको एक सबक सिखाने के लिए और चुपचाप वहां से चला गया। सुबह होते ही स्कूल के फॉर्म पे, न्यूज पे और ना जाने कितनी ऐसी जगहों पर सिर्फ ये बातें बन रही थी कि जंगल में एक मेल ग्रुप बिना कपड़ों के पाया गया है, जिसको सुनकर फ्रेशर सीनियर टीचर्स हर कोई कुछ ना कुछ बातें बना रहा था। चलो मान भी लिया लड़की के साथ हो तो तब भी समझ आता लड़कों का ग्रुप, वो भी बिना कपड़ों के। आखिर इनके कपड़े गए कहां? और पता नहीं कितने सारे सवाल लोगों के मन में अब गूंज रहे थे। साशा से ही नहीं, यहां तक कि कॉलेज में मौजूद किसी भी लड़की से ही इस तरह की बदतमीजी आने वाले समय में ना हो, इसका ध्यान रखते हुए रेहान ने आनंद और उसके दोस्तों को सबक सिखाया। यहां तक कि उन्हें बीच जंगल में बिना कपड़ों के भी छोड़ दिया। सूरज की पहली किरण के साथ ही यह खबर अखबार में, यहां तक कि कॉलेज के फॉर्म में और हर जगह पर छप गई कि जंगल में 5 लड़के बिना कब्ज के पाए गए हैं। और ना जाने कितनी ऐसी बातें बनने लग गईं। आखिर जंगल में इन लोगों को जानने की जरूरत क्या थी? क्या ऐसी वजह हो गई कि यह लोग जंगल में पहुंचे? वह भी कोई लड़की नहीं पा। लड़के ऐसा लग रहा था मानो 5 लड़के एक जंगल में बिना कपड़ों के एक हेडलाइन बन गई हो। स्कूल की वेबसाइट पर तो जैसे तूफान आ गया हो। कुछ लोगों ने तो यह तक कर दिया था कि आनंद और उसके दोस्तों की इस तरह की तस्वीरें खींचकर उसके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। पर यह था कि वहां पर उसने हाइड कर दिया गया था या पिक्चर्स ब्लर कर दी गई थी। पर इन सब का नतीजा यह हुआ कि कुछ ही समय में आनंद का जो सपना था कॉलेज में फेमस होने का, वह पूरा हो गया। आनंद ने कभी भी यही सोचा नहीं था कि उसका सपना है इस तरीके से पूरा होगा। अब आनंद को उस कॉलेज में हर कोई जानता था। यहां तक कि सबका बस यही मानना था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि 5 लड़के एक जंगल में एक कर क्या आ रहे थे। इतनी रात में जहां पूरे शहर में आनंद और उसके दोस्तों को लेकर इतना हलचल मच रहा था, वहीं आनंद और उसके दोस्त भी जंगल में लकड़ियों के बीच में इस तरह पड़े हुए थे और उन्हें होश भी नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। आनंद की आंख तभी अचानक खुलती है। वह देखता है कि उसके आसपास बहुत सारी भीड़ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज में दिखाया गया था, लोगों ने वह लोकेशन ट्रैक करके वहां पर पहुंच गया और ऐसे तमाशा देख रहे थे जिससे उनको बड़ी खुशी हो रही हो कि वहां क्या हो रहा है। जिसमें आनंद का कहना था अपने सबऑर्डिनेट से कि तुम लोग जग क्यों नहीं रहे हो, जाओ और जाकर मेरे कपड़ों का इंतजाम करो। उसके सबऑर्डिनेट्स का कहना था कि सर, यहां पर कहीं पर भी कपड़े नहीं हैं। रेहान ने कपड़े इसी तरह इतनी ऊंचाई पर पेड़ पर टांगे थे कि उसे उठाने के लिए भी उन लोगों को जमीन से उठना पड़ेगा, जो कि इतनी भीड़ में पॉसिबल नहीं था। सर, आप कह तो रहे हैं कि इस पेड़ पर चढ़ जाओ, लेकिन बारिश और मौसम खराब होने की वजह से यह पेड़ भी बहुत ज्यादा गीला है और इस पर ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हम इस तरीके से यहां पर नहीं चढ़ सकते हैं और कपड़े जहां देखा जाए तो वह बहुत ऊंचाई पर टंगे हुए हैं। एक सबऑर्डिनेट ने आनंद से कहा। अपनी इस हरकत को देख रेहान ऑफिस में बैठे बहुत जोर जोर से हंस रहा था। उसका कहना था, वैसे काम तो मैंने बहुत अच्छा करा है। उन लोगों को ऐसा सबक मिलना भी चाहिए था कि तभी वहां मैगी आती है और देखती है और पूछती है, सर आप हंस क्यों रहे हैं? कि तभी उसकी नजर उस लैपटॉप पर बढ़ती है जहां पर इस तरह की तस्वीरें अपलोड हो रही थी। तो बड़ी सी आंखें करके चौंक करके रेहान को देखती है और कहती है, यही एक वजह तो नहीं थी कि आपने मुझे कल रात को जाने के लिए कहा? तुम सही समझो, यही एक वजह थी। रेहान ने हंसते हुए कहा। कैसा लग रहा है तुम्हें देख के? ये लोग तो एक ही रात में फेमस हो गए। रेहान ने हंसते हुए कहा, हाँ ये बात सच है, पर सर क्या इन सब के बाद वह कॉलेज को कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या कॉलेज उन्हें वापस फिर से कॉलेज में आने देगा या फिर उन्हें कॉलेज से निकाल देंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद से कॉलेज ना छोड़े। पर क्या पता, कॉलेज वालों ने कुछ अलग डिसीजन ले लिया तो मैगी ने सवाल करते हुए रेहान से पूछा। जहां ऑफिस में रेहान और मैगी की यह बात चल रही थी, वही स्टूडेंट काउंसिल में मौजूद हर एक व्यक्ति बस आपस में यह बात कर रहा था कि अब इन लोगों को कॉलेज में लेना चाहिए या नहीं की। तभी भीड़ में से एक बोलता है, शशा, तुम यहां की प्रेसिडेंट हो, तो तुम बताओ, तुम्हारे स्टूडेंट्स मैटर क्या फाइनल करता है? क्या इन्हें यहां से निकालना चाहिए या नहीं, या कोई और डिसीजन लेना चाहिए? तुम्हारा क्या मानना है? इससे पहले साशा कुछ अपना डिसीजन बता पाती कि उसके पास एक कॉल आता है। वह कॉल देखकर वह थोड़ा झटके में चली जाती है कि इस समय कई कंपनी में कुछ हो तो नहीं गया। वह बोलती है, 1 मिनट, बस मुझे ये कॉल उठाने दीजिए। वह कॉल उठाते हैं, पूछते हैं, रेहान सर सब ठीक है ना? कंपनी में कुछ हुआ तो नहीं है?
अगर हुआ है तो बता दीजिए, मैं आ जाती हूं। वैसे मैं कॉलेज की मीटिंग में बैठी हुई थी। तभी रिहान पलट के कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। यहां मैंने तो बस इस कॉल किया कि अभी स्टूडेंट काउंसिल में क्या बात चल रही है, क्या वो लोग आनंद और ग्रुप को कॉलेज से निकालेंगे या नहीं। शशा कहती है, आपको कैसे पता है सर? क्या ये सब आपने किया? शाशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि असल में बात क्या है और रेहान का इस पूरे मटर से इवॉल्व होने का असली वजह क्या है। तो साशा ने फिर से पूछा, अब मेरे को बताएंगे कि बात क्या है? आपने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्या हुआ था कि आपको इसमें इवॉल्व होना पड़ा? जिस पर रेहान ने शशा को पूरी बात एक्सप्लेन करी कि असल में क्या क्या हुआ था और क्या क्या करने की कोशिश आनंद करना चाहता था उसके साथ, और यहां तक कि राधिका के साथ तो ऐसा आगे किसी के साथ ना हो, इसीलिए उसने इस तरह का बर्ताव आनंद के साथ किया। क्या यह बात सच है कि वह मुझ पर ट्री करना चाहता था? रेहान, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मतलब यह क्या तरीका था? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये सिंह पेज पे अभी फिशसन की हिम्मत तो देखो, ये प्रेसिडेंट काउंसिल पर आकर के इस तरह ट्राई कर रहे हैं। यह सोचकर शशा का मुंह थोड़ा सा लाल हो गया और उसके मन में हल्का सा गुस्सा था। पर जिस तरह ने यह सब हैंडल करा, इस साशा बहुत खुश थी कि चलो किसी ना किसी तरीके से रेहान ने यह चीजें अपने आप संभाल लिया, को खत्म कर दी। वो एक लंबी कहानी है। साशा, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम मुझे बस इतना बताओ क्या बात चल रही है। तो साशा उसमें कहती है कि हाँ, कॉलेज से निकालने की बात तो चल रही है, पर तुम बताओ क्या करना चाहिए। जिस पर रेहान कुछ ऐसा कहता है कि साशा थोड़ी झटके में चली जाती है कि सच में। तो रेहान कहता है, हाँ, उनके लिए इतना सबक काफी था। उन्हें इस बार वार्निंग दो और उन्हें छोड़ दो। उन्हें कॉलेज से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जैसे तुम्हें ठीक लगे। अभी मैं चलती हूं, मुझे मीटिंग में जाकर के ये आइडिया उन्हें भी देना है। इतना कहकर साशा ने फोन कट कर दिया। इसके बाद मीटिंग में जाने के बाद साशा ने उन्हें यह बताया, हमें इस बार उन्हें छोड़ देना चाहिए और सिर्फ वार्निंग देकर के बात को साइड कर देना चाहिए। साशा की यह बात सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग इस बात पर सगी हो गए। पर कहीं ना कहीं जब आनंद और उसके दोस्त वापस कॉलेज आए तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सिर उठा करके किसी से भी बात कर सके। आनंद का यह कॉलेज छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं था। हालांकि वह इतने बड़े घर का बच्चा था कि उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। अगर उसका ट्रांसफर भी हो जाए तब भी कोई टेंशन की बात थी नहीं। पर उसके साथ जो थे, एक नॉर्मल फैमिली से मिडिल क्लास फैमिली थे थी, तो उनके लिए यह बात थोड़ी झटके वाली थी। अगर उनका ट्रांसफर हो गया तो कोई उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेंगे भी या नहीं, जहां कॉलेज में इतना सब कुछ एक साथ चल रहा था। वहीं रेहान अपना थोड़ा मजा लेने के बाद अपने काम की तरफ वापस चला गया। कंपनी में सभी लोग बहुत ज्यादा बीज थे। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि आखिर बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। अमायरा को मन ही मन रेहान के प्लान पर बहुत हंसी आ रही थी, पर जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे रेहान बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसने अमायरा के लिए इतना शुभ ही कुछ जो किया था। रही बात समम और बाकी लोगों से डील करने की, तो अमायरा को रेहान का आइडिया इतना भी बुरा नहीं लगा था। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आने के बाद अमायरा ने स्टूडेंट यूनियन को सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हमें समम और बाकी लोगों के मामले को शांति से हैंडल करना चाहिए और इनमें से किसी को भी स्कूल से नहीं निकला जाएगा। अमेरा की बात सुनकर रूम में बैठे बाकी लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई और देखते ही देखते वो एक बड़ी बहस बन गई। एक बहस के बाद बाकी लोग अमायरा के दिए सुझाव पर सहमत हो गए और सभी ने एक साथ ऑफिशियल नोटिस पर साइन कर दिया। सैम नोटिस देखकर बोला, पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए या दुखी कि अभी मैं इस कॉलेज में तो हूं पर मेरी यहां कोई इज्जत नहीं रही। सबके सामने सैम के साथ रहने वाले लड़कों की हालत तो सम से भी ज्यादा बुरी थी। एक तो सब मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और ऊपर से इनका मसीहा या कहो बॉस समम अब खुद अपनी इज्जत इस कॉलेज में बचा रहा था, और अगर उन लोगों को स्कूल से निकाल देते तो शायद उनके लिए किसी और स्कूल में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता और फिर हंसराज कॉलेज में दाखिला लेना बच्चा से उनके लिए सिर्फ सपना रह जाता। यही सोच सोचकर सभी खुश भी थे और उदास भी। तभी सैम के एक चमचे ने कहा, हमें अब सैम से दूर रहना चाहिए। इसका क्या है, ये बड़े बाप की औलाद है जो जहां चाहे वहां एडमिशन ले सकता है, पर हमारा तो ऐसा कोई चांस भी नहीं है। सैम दूर खड़े
यह सारी बात सुन रहा था। उसने अपने मन में कहा, आखिर उसका दोस्त सही ही तो कह रहा था कि वह सबा जहां चाहे एडमिशन ले सकता है। पर एक बात तो सिर्फ वही जानता था कि अगर उसके घर पर यह बात पता चली तो पता नहीं उसके माँ बाप उसका क्या हाल करेंगे। शायद उसे जिंदा भी ना छोड़े। पर कोई था जो सैम और उसके बंदों की ऐसी हालत देखकर खुश था। वह कोई और नहीं बल्कि रेहान था, जिसे यह सब देखकर मजा आ रहा था। दूसरी तरफ कंपनी में बहुत कुछ काम चल रहा था। राधिका और बाकी सिंगर्स ने सारी परफॉर्मेंस अच्छे से कर ली थी और सब अब बाहर जा रहे थे लाइव शूटिंग के लिए। इधर कंपनी में कियारा पंपलेट लेकर रेहान के केबिन में आए। उस वक्त रेहान अपने लैपटॉप में कुछ जरूरी काम कर रहा था। केरा मिस्टर रेहान, मेरे पास कुछ सिलेक्टेड कॉस्ट्यूम और प्रिंट्स हैं, आप एक बार देख ले कि यह सही है या नहीं। रेहान ने एक नजर उन कपड़ों पर डाली और फिर एक गहरी लंबी सांस लेकर बोला, क्या आपने डायरेक्टर अथर्व और मिस्टर प्रियंक से बात की? कियारा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, जी सर, मिस्टर प्रियंक और डायरेक्टर अथर्व ने ही इन्हें फाइनल किया है। रेहान ने अपनी नजरें उठाकर कियारा की तरफ देखा और कहा, मिस कियारा, आप इस फील्ड में एक प्रोफेशनल है और आपको इन सब के बारे में मुझसे पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रेहान ने कभी भी अपनी कंपनी के मामलों में दखल नहीं दिया था क्योंकि उसका मानना था कि कंपनी में हर काम करने के लिए प्रोफेशनल है। इसीलिए उसने कभी भी किसी को भी उसका काम समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की और उसका मानना था कि अगर उसे ही यह करना पड़े तो फिर उसे छोड़कर इस कंपनी में किसी की जरूरत नहीं होगा। रेहान को शांत देखकर कियारा ने धीमी सी आवाज में कहा, ओके सर, होती है। इस जगह को देखकर राधिका और उनकी टीम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि अगर उनके साथ आए हुए गार्ड उनको नहीं रोकते तो उनके लिए यह फिल्म शूट कर पाना मुश्किल हो जाता। वहां उस पहाड़ी पर और भी लोग थे जो सभी उस पहाड़ी की खूबसूरती का मजा लेने आए थे। तभी उन लोगों के हाथ में कैमरा देखकर वहां आए। कुछ लोग बातें करने लगे कि क्या वहां कोई फिल्म या सीरियल की शूटिंग हो रही है। वहां भीड़ इतनी थी कि लोग अलग अलग तरह के अनुमान लगा रहे थे। तभी भीड़ में खड़े एक और असहाय आदमी ने बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहा कि क्या वहां ड्रीम एंजल की जोड़ी है? भगवान, अगर ऐसा है तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे यह सब कुछ अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा है। उस लड़के की बात सुनकर उसके पास खड़े एक दूसरे लड़के ने अपने हाथ में लिए दूरबीन को अपनी आंखों से लगा लिया और एक्साइटेड होकर बोला, भाई ये तो सच में फैंटेसी एंजल ग्रुप है, मैं यहां नहीं खड़े रह सकता, मुझे ये सब कुछ एकदम पास से देखना है। उस लड़के की बात सुनकर दूसरा लड़का भी बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। कुछ ही देर में यह बात आपकी तरह सब जगह फैल गई और न्यूज चैनल वाले भी वहां आ गए। कुछ देर में फिल्म लोकेशन की जगह इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि गार्ड्स के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। इतनी भीड़ संभालता ना देख वहां खड़ा गार्ड रेहान के पास आया और उसे इस हालात के बारे में बताया। उस गार्ड की सारी बात सुनकर रेहान ने एक गहरी लंबी सांस ली और उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, ओह, एक काम करो, फिल्म शूटिंग की वेन्यू को ठीक से संभालो और बिना वजह के लोगों को अंदर मत आने देना। और हाँ, कोई गलत बहे मत करना, किसी से भी कोशिश करना कि सबको ठीक से मैनेज कर लो। रेहान अपने मन में सोचने लगा कि रेहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि किसी को भी वहां शूटिंग का पता चलेगा और वहां इतनी भीड़ हो जाएगी। पर सुग्रह की खुशकिस्मती से आज रेहान अपने साथ कुछ और ज्यादा गार्ड लेकर आया था, जिससे उस भीड़ को ठीक से संभालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जिस गाड़ी में रेहान और फिल्म शूटिंग के लोग काम कर रहे थे उसमें 12 से भी ज्यादा लोग थे। इसीलिए उनमें से किसी को भी मैन पावर की कमी की दिक्कत तो नहीं होने बाकी थी। बस एक ही टेंशन थी रेहान को कि उन्हें 1 महीने में 6 गाने शूट करने थे ताकि वे कंपटीशन में भाग ले सके। और इन सब में सबसे बड़ी चिंता यह थी कि शूटिंग के साथ साथ एडिटिंग और ग्राफिक वगैरह का काम भी उन्हें उसी 1 महीने में करना था और यह सब बहुत मुश्किल नजर आ। रेहान का ऑर्डर पाकर उसका गार्ड उस भीड़ को संभालने में लग गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भीड़ शूटिंग देखने के लिए इतनी ज्यादा पागल होगी। तभी उनमें से एक फैन ने कहा, आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? हमें उनसे सिर्फ एक ऑटोग्राफ लेना है, सिर्फ हमें अंदर जाने दो। उस फैन की बात सुनकर बाकी लोग जो वह शूटिंग देखने आए थे वे भी जिद करने लगे कि उन्हें एक बार ड्रीम फैंटेसी ग्रुप से मिलने दे, पर गार्ड ने साफ साफ मना कर दिया और वे उन सभी लोगों को शूटिंग की जगह से बाहर की तरफ खेलने लगे। गार्ड्स के लिए अब अभी सिर्फ एक ही बात जरूरी थी और वह थी रेहान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। दूसरी तरफ रेहान ने ऐसा ऑर्डर जानबूझ कर दिया था। वह नहीं चाहता था कि फिल्म के आने से पहले कोई भी राधिका और बाकी की टीम के लिए कुछ भी गलत कहे।
और फिर रेहान नहीं चाहता था कि ऑटोग्राफ या किसी भी ऐसी चीज की वजह से टाइम वेस्ट हो और शूटिंग में और देरी हो। एक कारण यह भी रहा होगा रेहान के ऐसे ऑर्डर देने का। दूसरी तरफ डायरेक्टर नवीन कश्यप ने अपने हाथ में माइक लेकर चिल्लाते हुए कहा कि आप सब लोग शांत हो जाइए, हमें शांत से हमारा काम करने दीजिए, और फैंटेसी गर्ल्स अभी एक म्यूजिक वीडियो पर काम कर रही है, प्लीज इन्हें डिस्टर्ब ना करें। डायरेक्टर नवीन कश्यप की बात सुनकर कुछ लोग तो शांति से खड़े हो गए और एक जगह खड़े होकर शूटिंग देखने लगे। वही कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जिन्हें कुछ कहना या ना कहना बेकार था, क्योंकि वह अभी भी एक ही बात की जिद कर रहे थे कि उन लोगों को सिर्फ ऑटोग्राफ चाहिए और कुछ नहीं। जब यह लोग बिल्कुल नहीं माने, तब डायरेक्टर नवीन कश्यप अपने साथ कुछ गार्ड्स लेकर आए और उन लोगों की तरफ भेज दिया जो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अपने चारों ओर इतने गाज देखकर कुछ लोग पीछे हट गए। डायरेक्टर नवीन कश्यप अपने मन में सिर्फ इतना सोचकर परेशान थे कि अगर इनमें से कोई सन की फैन सच में राधिका और बाकी लोगों तक पहुंच गया तो क्या होगा। अगर इन्होंने राधिका या किसी और सिंह को कोई चोट पहुंचा दी तो क्या होगा। रेहान ने उस पर बहुत विश्वास किया है और वह उसे नहीं तोड़ सकता। इतना समझाने के बाद भी कोई भी उसे सुनने को तैयार नहीं था और लगभग उस बरिया को तोड़ने ही वाले थे जिसके अंदर की तरफ राधिका और बाकी सिंगर्स काम कर रहे थे। इस सब से परेशान होकर डायरेक्टर नवीन कश्यप ने अपने दांत पिसते हुए अपने गार्ड्स को ऑनर कर दिया, मारो इन्हें जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर नवीन कश्यप की बात सुनकर उनके गार्ड्स ने हामी में उनके ऑनर्डर को मानते हुए आगे बढ़ने लगे। रेहान के सारे गार्ड्स बहुत ही ट्रेन थे और उन्हें अच्छे से पता था कि कैसे इस तरह की घटनाओं को हैंडल करना है। फिर यह काम तो उनके लिए गाजर मूली काटने के बराबर था। एकदम से इतने जोश से सारे गार्ड्स को अपनी तरफ आता देख वो लोग बहुत ज्यादा डर गए, जो उस जगह अपने आप को फैन कहकर अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे थे, और सारे के सारे वहां से पीछे हटने लगे। तभी भीड़ में से एक आदमी बाहर आया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम लोगों से डर जाएंगे? अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो मैं अभी अंदर जा रहा हूं, और अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ।